just give me a second. Okay, fine. So today we are going to understand the गांधीज्म. ठीक है, आज हम गांधीज्म पढ़ेंगे. एक बहुत ही important thought है और बहुत बड़ा thought है. ठीक है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज आपको इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग करके आप मोर देन 30 मार्क्स ला सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर. ठीक है, मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट थे. मैंने कहा था 15 से 20 मार्क्स मार्क्स के अंदर से आएंगे. ठीक है, और 30 मार्क्स गांधी के अंदर से आ सकते हैं. इथिक्स के पेपर मोर देन 30 मार्क्स. ऑब्वियसली यू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ महात्मा गांधी. ठीक है, इन द एथिक्स, इन द पेपर फर्स्ट, राइट, इन द पेपर सेकंड आल्सो, बिकॉज उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में, स्टेट्स के बारे में बहुत कुछ कहा है. ठीक है, apart from that, Gandhi is also known as you know that he is known as the father of nation. ठीक है, और father of nation को हमको समझना important होता है. ठीक है, but before start, please let me know that any doubt in the marks, or should we revise the marks, or should we continue Mahatma Gandhi? Continuous. Should we revise it fastly, or should we continue this Mahatma Gandhi? Sir, continue Gandhi. Continue Gandhi. Okay, fine. So I think marks is quite clear to you. ठीक है, and this is what the quotes. First of all, you have to see the quotes of महात्मा गांधी. कम से कम इन quotes को तो याद कर ही लेना बच्चों. ठीक है, जैसे हमने कहा था कि अम्बेडकर के अंदर, इस तरह से महात्मा गांधी की इन quotes को तो आपको समझना है ही, राइट. So you must be the change you wish to see in the world. ठीक है, this is most important thing, right? कि आपको वो होना चाहिए. आप चाहते हैं कि वर्ल्ड में चेंज हो, और आप वैसे नहीं है. ठीक है, आप खुद उसकी तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं, उस चेंज के अकॉर्डिंग आप बिहेव नहीं कर रहे हैं. ठीक है, वो चेंज आपके अंदर तो है नहीं, और आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि दूसरे जो लोग हैं उनके अंदर ये चेंज हो, राइट. So you must be the change you wish to see in the world. This is important thing. The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. This is also important. ठीक है, कि कमजोर आदमी, जैसे हम जनरली ऐसे मानते हैं कि जो आदमी होता है, जो कमजोर आदमी होता है वो फॉरगिव करता है. ठीक है, वो माफ कर देता है, राइट, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है कि वो लड़ सके उससे. तो इट्स बेटर कि उसको माफ कर दिया जाए. ठीक है, इट इज अ बेटर अल्टरनेटिव फॉर हिम. ठीक, बट यहाँ पर ऐसे लिख रखा है कि वीक कैन नेवर फॉरगिव. वीक, कभी कमजोर आदमी फॉरगिव नहीं कर सकता है. फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लाइन. ठीक है, आई एवर हर्ड, राइट. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ इज टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स. ठीक है, दिस इज द कोट यू कैन यूज इन द एथिक्स, इन द एग्जामिनेशन. देखो, एग्जामिनेशन के अंदर जैसे कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर आप कोट भी लिख सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने इस तरह से कहा है, बी आर अम्बेडकर. कभी कभार तो क्या होता है, डायरेक्टली कोट पे क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, by education, I means an all-round trying of the best in the child and the man in the body, mind and the spirit. ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए. An eye for an eye only end up making the whole world blind. ये इसके अंदर हमने ये कोट्स को समझे, राइट. सो ये सारे कोट्स एग्जामिनेशन के अंदर लिखने में बहुत काम आते हैं. ठीक है, और देखिए, एक लाइन तो आपकी कोट की हो जाती है, तो आपके वर्ड्स जो होते हैं वो प्रीशियस होते हैं. वर्ड्स, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कुछ क्वेश्चन सच होते हैं जिसमें अपने पास वर्ड्स होते ही नहीं है. ठीक है, तो उनके अंदर ये कोट्स लिख देंगे तो बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझ में आएगा कि मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए. ठीक है, तो ये कोट्स आपको रटने हैं. ठीक है, इनको बिल्कुल आपको अच्छे से रटना है. इसको, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है. ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द गांधीज्म फर्स्ट ऑफ ऑल. तो गांधी मीन्स, देखो सबसे पहले हम मीन्स के बारे में बात करते हैं. हमने गांधी के बारे में पढ़ रखा है. कहाँ पढ़ रखा है हमने गांधी के बारे में, जल्दी से बताएं फर्स्ट. Deontology, sir. डियोंटोलॉजी. Deontology. इसमें हमने कहा था Deontology. ओके. सो मीन्स आर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू गांधी. ठीक है ना. तो गांधी के मीन्स क्या थे ये अपन ने उस वक्त नहीं पढ़ा था, अब हम यहाँ पर समझ रहे हैं. देखिए, इसके अंदर जो ट्रुथ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असत्य और अपरिग्रह, आपने देखा है कि ये जब हम महावीर पढ़ेंगे, हम जैनिज्म जब पढ़ेंगे, जैनिज्म थॉट, तो उसके अंदर भी यही सब चीज है. ट्रुथ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह, राइट. जब हमने बुद्धिज्म पढ़ा था तो भी उसके अंदर यही था. और जब गांधी बोलते हैं मीन्स को, तो गांधी ने बोला 5 वोस ऑफ जैनिज्म इज माय मीन्स. ठीक है, ट्रुथ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, असत्य एंड अपरिग्रह. ठीक है, और इसके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा इसके अंदर से, प्लीज लेट मी नो एनीबॉडी इन द क्लास, क्या महात्मा गांधी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट Ahimsa. Truth. Truth, sir. Truth, sir. ट्रुथ को सबसे इंपॉर्टेंट मानते थे. और जो आप, अच्छा कोई मेरे को बताएगा व्हाट इज गांधीज ट्रुथ? गांधी का ट्रुथ क्या था? नॉट टू स्पीक फॉल्स, राइट. ये होगा कि झूठ मत बोलो, दैट इज गांधी ट्रुथ. नो, दैट इज नॉट गांधीज ट्रुथ. गांधीज ट्रुथ इज समथिंग मोर. मोर का मतलब क्या है? गांधी का ट्रुथ जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज गॉड.
That's why this is the most important thing. ठीक है, everything is derived from non अहिंसा, नॉन वायलेंस इज derived from the truth only. ठीक है, अगर आप गॉड के ऊपर बिलीव करते हैं, और गॉड क्या है आपका वो भी हम समझेंगे, महात्मा गांधी का गॉड क्या है इसके अंदर वो भी समझेंगे, महात्मा गांधी किस तरह से अहिंसा लेकर आएंगे ट्रुथ से वो भी हम समझेंगे. ब्रह्मचर्य सिंपल कॉन्सेप्ट, यू नो अबाउट दैट. असत्य इज आल्सो सिंपल कॉन्सेप्ट, नॉट स्टीलिंग मतलब नॉट स्टीलिंग. ठीक है, एंड अपरिग्रह मींस नॉट एक्यूमुलेशन. तो what we have to understand is that main important thing, that is truth. ट्रुथ क्या है ये हमको इसके अंदर समझ में आना चाहिए, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रुथ ऑल अबाउट. और ट्रुथ के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ट्रुथ के अंदर गॉड इज ट्रुथ, है ना. एक ये सेंटेंस है, गॉड इज ट्रुथ, और दूसरा है ट्रुथ इज गॉड. पहले महात्मा गांधी इसको मानते थे गॉड इज ट्रुथ, कि गॉड जो है ना वो ट्रुथ है. फिर महात्मा गांधी किसको मानने लग गए, ट्रुथ इज गॉड को. तो महात्मा गांधी ने कहा ये मेरा सबसे बड़ा, आज तक का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है मेरी लाइफ का, और इसने मेरी लाइफ बदल दी, इसने मेरी जिंदगी बदल दी. कैन एनीबडी लेट मी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड इज ट्रुथ एंड ट्रुथ इज गॉड? एनीबडी इन द क्लास? यस, हिमांशु वांट टू से समथिंग? एनीबडी? देखिए, गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, सबको. हाँ, सीमा प्लीज, सीमा प्लीज लेट अस नो. सर गॉड इज ट्रूथ यानी दे आर वैलिडेटिंग कि गॉड है और वही सत्य है, एंड ट्रूथ इज गॉड इज अल्टीमेट. ट्रूथ इज द मतलब ट्रूथ ही आपका रिलीजन है और एसोसिएट विद गॉड. ट्रुथ ही रिलीजन है, ट्रुथ ही गॉड है, राइट. देखो अब इसको समझो. हाँ सही बोले हैं आप वैसे तो. देखो जैसे मैं ऐसे बोलता हूँ, इस सेंटेंस को हमको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमको यूज करना है एग्जामिनेशन के अंदर, ऐसे के अंदर, कंक्लूजन के अंदर. कभी सेकुलरिज्म का कंक्लूजन आ रहा है तो उसके अंदर आपको यूज करना है. ठीक है, बहुत सारे वेज के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं. आई विल लेट यू नो कौन से क्वेश्चंस के अंदर इसको यूज करना है वो भी हम आपको बताएंगे. बट बिफोर दैट एक सेंटेंस देखते हैं, राम इज अ गुड पर्सन, या राम इज अ गुड पर्सन, राइट. तो इसके अंदर बताओ कि राम क्या है. राम इज अ सब्जेक्ट. ठीक है, ये समझो, राम एक सब्जेक्ट है, और गुड पर्सन इज प्रेडिकेट. इट इज प्रेडिकेट. सुना है सबने? ये जो सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट है, राम इज सब्जेक्ट और गुड पर्सन इज ए प्रेडिकेट. एंड इधर प्रेडिकेट जो है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट प्रेडिकेट? क्योंकि प्रेडिकेट इज डिफाइनिंग राम. ठीक है, बट राम इज समथिंग मोर. राम गुड पर्सन के साथ साथ राम इज ऑनेस्ट ऑल्सो. Ram is playing football also, football player also. So Ram is more than what good person. Ram is more than honest. Ram is more than football player, right? तो राम को सिर्फ गुड पर्सन में नहीं बांधा जा सकता. ठीक है, राम को सिर्फ क्या कर सकते हैं, ऑनेस्टी के अंदर नहीं बांधा जा सकता. राम को सिर्फ फुटबॉल प्लेयर के अंदर नहीं बांधा जा सकता. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि जो राम है इज ग्रेटर देन व्हाट, ग्रेटर देन गुड पर्सन. राम इज ग्रेटर देन ऑनेस्टी, ऑनेस्ट पर्सन, राइट. राम इज ग्रेटर देन द फुटबॉल. और अपन कह सकते हैं इन द जनरल लैंग्वेज, सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द प्रेडिकेट. इज दिस क्लियर? सब्जेक्ट जो होता है वो ग्रेटर देन प्रेडिकेट होता है. ये क्लियर है क्या? प्लीज लेट मी नो. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Sir, please explain this again. हाँ प्लीज एक सेकंड जस्ट. हाँ देखिए, अगर हम ऐसे कहते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर देखते हैं इसके अंदर तो सब्जेक्ट जो होता है, जैसे राम इज ऑनेस्ट ना, ऑनेस्ट पर्सन. तो राम इज ऑनेस्ट पर्सन, बट राम के अंदर और भी क्वालिटी है ना. इसका मतलब राम इज ए फुटबॉल प्लेयर. इज दिस क्लियर? राम फुटबॉल प्लेयर भी है. राम क्या है? राम इज ए इंटेलिजेंट सोल, इंटेलिजेंट पर्सन भी है. राम इज ए टॉपर, राम टॉपर भी है. तो राम के अंदर बहुत सारी चीजें है. राम के अंदर ऑनेस्टी भी है, फुटबॉल प्लेयर भी है, इंटेलिजेंट भी है, टॉपर भी है. अगर मैं तुमसे ऐसे बोलता हूँ, शत्रुपा बताएंगे, जिसने भी पूछा था, हाँ शत्रुपा बताएंगे कि राम इज ए टॉपर, तो इसमें टॉपर से तो बड़ा है ना राम. टॉपर के अलावा भी राम में बहुत सारी चीजें है ना शत्रुपा. हाँ सर है. तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेडिकेट. Yes sir. ना, क्योंकि राम के अंदर प्रेडिकेट तो एक ही चीज है, पर राम तो बहुत अनेक है, अनेक क्वालिटीज है नाम के अंदर. तो वी कैन से दैट ऑलवेज सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन प्रेडिकेट, राइट और नॉट? Yes sir. Yes.
तो यहाँ पे इस तरह से गॉड इज ट्रुथ कहा गया है और इसको ट्रुथ इज गॉड कह दिया गया है। तो शत्रुपा मुझे बताएंगे इसके अंदर ट्रुथ का ज्यादा इंपॉर्टेंस है फर्स्ट के अंदर या सेकंड के अंदर? कोई भी क्लास में होता है फर्स्ट के अंदर ज्यादा सर सेकंड के अंदर। सेकंड के Second. अंदर। सेकंड सर। है ना, सेकंड के अंदर। दैट्स व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। ये सब कुछ कहानी इसीलिए बताई थी कि गांधी को गॉड इज ट्रुथ से ट्रुथ इज गॉड में आने में जमीन आसमान का फर्क है। पूरी कहानी बदल गई इसके अंदर। पहले बोलते हैं भगवान सुप्रीम है और भगवान जो है ना वो ट्रुथ है, ठीक है। भगवान है वो ट्रुथ है, मतलब भगवान जो है ना वो ट्रुथ है कि भगवान असलियत में है। पर अब इन्होंने बोला है कि ट्रुथ इज गॉड का मतलब क्या है? ट्रुथ ही भगवान है। अब ट्रुथ क्या है इनका ये हमको समझना होगा, ठीक है। ट्रुथ उतना छोटा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ट्रुथ इज समथिंग बिग, ठीक है, समथिंग मोर। ट्रुथ के अंदर कुछ ज्यादा आएगा इसके अंदर, हम इसको समझेंगे। ट्रुथ के अंदर कुछ ज्यादा है। तो गांधी का ट्रुथ इज समथिंग मोर, समथिंग बिग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ट्रुथ इज गॉड का मतलब क्या है? देखो, गांधी ऐसे बोलते हैं कि ट्रुथ इज और सत्य, ठीक है, फॉर गांधी इज गॉड हिमसेल्फ, वो गॉड ही है। ही देयरफॉर चेंज द स्टेटमेंट गॉड इज ट्रुथ। गॉड इज ट्रुथ के मतलब गॉड सत्य है, कि गॉड रियलिटी के अंदर है। इससे ये क्या लिखे गए? ट्रुथ इज गॉड। ट्रुथ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी उन्होंने। एंड सजेस्टेड दैट इट वाज वन ऑफ द फंडामेंटल डिस्कवरीज ऑफ हिज लाइफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे लाइफ के अंदर, उनके अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये है जब उनको पता चला कि ट्रुथ इज गॉड, ठीक है। अब ये क्या है? लाइफ ऑफ मैन फॉर गांधी इज ए मार्च ऑफ हिज परसूट इन सर्च ऑफ द ट्रुथ और गॉड। अब देखिए ट्रुथ क्या है ये समझो। एक होता है ट्रुथ, सब्जेक्टिव ट्रुथ, और एक होता है ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। ये समझो बच्चों, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ क्या होता है? जैसे ऑब्जेक्टिव ट्रुथ में मैंने ऐसे बोला दिस इज मार्कर, क्योंकि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि दिस इज ट्रू और नॉट, ठीक है। मैंने बोला दिस इज मोबाइल, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है कि दिस इज मोबाइल, राइट। इसी तरह से जो भी मैं बोलूंगा इस संसार में कि मैं आज यहाँ पर गया, आज अभी जो है 7:45 हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है? दिस इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव ट्रुथ। Subjective truth is something more और subjective truth is bigger than the objective truth, ठीक है। Subjective truth क्या है ये समझिए। ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आपको, ठीक है, कहीं भी बुक्स में नहीं मिलेंगे, पर एथिक्स के पेपर में दिस बिकम्स द प्रीशियस थिंग्स, राइट। ये बहुत ही ज्यादा कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के ऊपर गांधी नहीं बोल रहे। गांधी के ट्रुथ का मतलब ऑब्जेक्टिव ट्रुथ मत समझ लेना कि सच बोलो, ऐसा नहीं बोल रहे हैं गांधी। दिस इज नॉट द ट्रुथ ऑफ गांधी। गांधी का ट्रूथ है सब्जेक्टिव ट्रूथ। एंड व्हाट इज सब्जेक्टिव ट्रूथ? सब्जेक्टिव ट्रूथ इज दैट इज रियलाइज्ड बाय द कॉन्शियस, जो आपकी कॉन्शियस, जो आपके अंतरात्मा से रियलाइज होगा, जो कि आपका इनर सेल्फ रियलाइजेशन होगा, ठीक है। सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव ट्रूथ। तो सब्जेक्टिव ट्रूथ इज बिगर देन द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ तो बहुत छोटी चीज है, सब्जेक्टिव ट्रूथ बड़ी चीज है, इनर रियलाइजेशन हो रहा है। जैसे कि आपको मान लीजिए एक तरह से मोक्ष मिला, ठीक है, तो आपका वो इनर रियलाइजेशन है। जैसे मान लीजिए कोई बुद्ध है, बुद्ध को निर्वाण मिला, तो बुद्ध को मतलब क्या है? ट्रुथ मिल गया कि सच्चाई क्या है संसार के अंदर, वो पता चल गया, ट्रुथ के बारे में पता चल गया। और वो ही क्या है? वो ही भगवान है। मतलब भगवान को जानना है तो तुम आपने क्या करा है? अपनी चीज को खोजा है, ठीक है, अपने अंदर से आपने खोजा है और आपको रियलाइज हुआ है कि दिस इज गॉड। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ये आपका क्या है? ये मोक्ष है। इनर रियलाइजेशन जब आपने कर दिया, तो मोक्ष प्राप्त करना ही ट्रुथ है अकॉर्डिंग टू गांधी। मोक्ष को प्राप्त करना ही ट्रुथ है। अब मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब क्या है? कि ये अब हर एक के लिए अलग अलग हो। जैसे मान लीजिए कि आप में से किसी को भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, ठीक है, आपको पता चल गया व्हाट इज द रियल ट्रुथ इन दिस वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के अंदर रियल ट्रुथ क्या है आपको पता चल गया, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो गया एक दिन, ठीक है। आप बहुत भक्ति मूवमेंट के अंदर घुसे हुए थे, ठीक है, आप भक्ति करते थे, एक कोई इष्ट देवता था आपका, उसको मानते थे, पूजते थे, एक दिन आपको रियलाइजेशन हो गए, ठीक है, आपको रियलाइजेशन हो गए, तो वो आपका रियलाइजेशन है, ठीक है, आपने उसको खोजा है, ठीक है। कोई और आकर आपको रियलाइजेशन को यूज नहीं कर सकता। दैट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते अपन उसको, वो हमारे अंदर से आया वो ट्रुथ। और ट्रुथ जो वो आया ना, दैट इज द गांधीज ट्रुथ, जो आपकी कॉन्शियस से निकल कर आया। मेरा ट्रुथ मेरा होगा बच्चों, आपका आपका ट्रुथ होगा। आपका जो मोक्ष मिलेगा, यू कैन नॉट डिफाइन दैट टू मी और आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट।
तुम कहोगे कि यार मेरे को अनंत आनंद आ रहा है, I cannot understand this thing. Even you cannot describe that anand, that bliss. You cannot describe that. That's what Gandhi want to say. Gandhi is saying that truth is something bigger than the God. Truth is the God. और ट्रुथ के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं, गॉड तो है ही, इसके साथ साथ और भी चीजें बहुत सारी, जिससे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, अल्टीमेट ब्लिस आपको मिल रहा है, ठीक है, आनंद की फीलिंग हो रही है, आपको क्या है, सब कुछ समझ में आ रहा है कि ये इसलिए है, ठीक है, वर्ल्ड इसलिए है, संसार इसलिए है, आत्मा मर है कि नहीं है, वो वाली चीज जो है ना, दैट इज ट्रुथ। और एवरीबडी हैज टू फाइंड हिज ओन ट्रुथ, उसके ट्रुथ के पीछे उसको भागना पड़ेगा, और व्हेन ही रियलाइज दैट दिस इज ट्रुथ, देन दैट विल गिव हिम द अल्टीमेट ब्लिस, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी का ट्रुथ इतना छोटा नहीं है जितना अपन समझते हैं, ठीक है, जितना आप लोग समझते थे कि सच बोलना, महात्मा गांधी ऐसे नहीं बोलेंगे सच बोलो, ठीक है, महात्मा गांधी कहेंगे कि ट्रुथ को खोजो। ट्रुथ को खोजना क्या है, जो संसार के अंदर सत्य है उस चीज को खोजो, और सत्य संसार के अंदर ईश्वर है, ईश्वर को खोजो, ईश्वर को खोज के आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ट्रुथ इज बिगर देन गॉड। इज दिस ओके विद एवरीवन? एनी डाउट इन दिस वन? फर्स्ट थिंग, ठीक है। So the life of man for Gandhi is a march of his pursuit in search of truth or the God. इस संसार का एक टेलियोज है, इस संसार का एक पर्पस है बच्चों, इस पर्पस को समझो। इस पर्पस के अंदर क्या है कि इसके अंदर ये है कि आपको क्या करना है, आपको ट्रुथ और गॉड के बारे में खोज करनी है, आपको लगातार खोज करनी है, किसी तरह आपको ट्रुथ मिल जाए, और ट्रुथ जो होता है वो आपको किसी तरह से मिल जाए, that you have to understand, ठीक है। So this is what truth is got according to what? According to Mahatma Gandhi. Is this clear, Satrupa? Satrupa, this is clear. Ujjwal, Satrupa, Asha? Yes, sir. Yes. Yes, sir, clear. तो इस तरह से आप सर कि सबका ट्रूथ डिफरेंट होगा या सेम होगा? नहीं, सबका ट्रुथ देखो, जैसे मेरे को रियलाइज हुआ गॉड के बारे में कुछ, ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, तो आई कैन नॉट एक्सप्रेस यू, ठीक है, मेरा जो सेल्फ रियलाइजेशन होगा, कोई मान लीजिए यहाँ पर कोई जैसे यहाँ पर कौन, हाँ जैसे आमिर है, आमिर को सेल्फ रियलाइजेशन अल्लाह का हुआ, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन का कृष्णा का हुआ, आपको सेल्फ रियलाइजेशन मान लो क्राइस्ट का हुआ, तो सबका ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन अलग अलग है, ठीक है, बट वो सबका खुद का है। मैं जिस वे के अंदर सेल्फ रियलाइजेशन कर रहा हूँ, आमिर उस वे के अंदर नहीं कर सकते, या फिर कोई भी इस क्लास के अंदर उस वे के अंदर नहीं कर सकता। मेरा मेरा सच है, दैट इज सब्जेक्टिव, ठीक है, आपका सच है, मैं अपने सच को आपको नहीं बता सकता, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अभी घड़ी में 8 बज रहे हैं, ये मैं आपको बता सकता हूँ, दैट इज ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। अच्छा सर इसमें अगर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो उसमें कुछ केस में कैसे होगा सर? वो बताते हैं अभी, वो सारी चीजें इसके अंदर बताएंगे, ठीक है, ओके, भी आने वाले समय में। और सर सर क्या हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी ट्रूथ इज सब्जेक्टिव? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ट्रूथ इज सब्जेक्टिव, यू हैव टू सर्च योर ओन ट्रूथ, तुमको अपना ट्रूथ खुद खोजना होगा, समझ में आ रहा है? तो ट्रूथ इज सब्जेक्टिविटी, दैट इज वेरी वेरी ओके विद गांधी। यस यस सर, एंड दैट इज व्हाट गांधी इज सेइंग, राइट। तो अब वो सब चीजें है ना, आगे अपन समझते हैं कि और रिलीजन के बारे में क्या सोचते थे। देखो, ट्रुथ इज डिफरेंट थिंग, रिलीजन इज डिफरेंट थिंग, और रिलीजन मींस एथिक्स होता है, वो अलग चीज है, वो सब अब है ना क्लियर कॉन्सेप्ट के अंदर क्लैरिटी अब आएगी आपको। अभी तक आप सब ऑलमोस्ट 90% ऑफ यू वाज थिंकिंग दैट ट्रुथ का मतलब सच बोलना होता है गांधी के अकॉर्डिंग। नो, गांधी's truth is something big, right? So according to Gandhi, truth is what the inner self experience at any point of time. It is an answer to one's conscience. It is what respond to one's moral self. ठीक है, वंस की एक अपना खुद का होता है, ये बहुत ही ज्यादा इसके अंदर अपन कह सकते हैं ट्रुथ जो है वो सब्जेक्टिविटी है, ठीक है। तो खुद के ट्रुथ को खोजो, मतलब क्या है, भगवान को खोजना है, तो आप फिर अल्टीमेटली आप देखेंगे जैसे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, ठीक है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ेंगे, इसके अंदर हिमांशु का आंसर दे रहे हैं अभी, मेटाफिजिकल मोनिज्म, ठीक है। वो क्या होता है मेटाफिजिकल मोनिज्म? इसमें जिसमें गांधी बोलते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सत्यमति दे भगवान, ठीक है। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम का मतलब क्या होता है, ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो, सब कुछ तेरा एक ही नाम है, और इसके अंदर सबको सद्बुद्धि दे, इसका मतलब क्या होता है ये अपन आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है।
तो दिस इज द थिंग कि इनर सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस, कि खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस होता है, खुद का ट्रुथ आपको ढूंढना होता है। जैसे इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे बुद्धा थे, बुद्धा जब सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ से जब उन्होंने जर्नी स्टार्ट करी बुद्धा की, तो बुद्धा बनते बनते उनको एक बात समझ में आ गई थी। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि खुद का सच जो है ना, खुद को ही ढूंढना पड़ेगा। आपको दीपो भवे, इसका मतलब क्या होता है? एनीबॉडी इन द क्लास, बुद्धिज्म के अंदर इसका मतलब क्या होता है? आपो दीपे भवे, आपो दीपो भवे, आई थिंक ऐसा होता है। एनीबॉडी इन द क्लास, या कितनी बार सुना होगा आपने ये सब चीजें? सर क्या हम कह सकते हैं कि अपने अंतरात्मा को जानना और पहचानना? दीप का मतलब क्या होता है शत्रुपा? दीपक का मतलब क्या सर होता वो लाइट जो होता है। है? लाइट। जलना। हाँ अपनी लाइट, मतलब दीपक क्या होता है? आपको रोशनी दिखाता है ना, हाँ बोल सर। रहे? लाइट जो होती है वो आपको रोशनी दिखाती है। अपने दीपक खुद बनो, भवे मतलब बनना, कि मतलब आप अपना रास्ता खुद देखो, ठीक है? आप किसी और के ट्रुथ से अपने ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकते। कोई बोले कि यार मेरे को भगवान मिले है, वो मेरे से पूछे कि आप पूछें कि भाई कैसे मिले, और आपने वो चीज फॉलो करी, तो उससे आप नहीं रियलाइज कर सकते अपने ट्रुथ को। अपना ट्रुथ सब्जेक्टिव है, अपना कॉन्शियस सब्जेक्टिव है। हम सबके कर्माज अलग अलग हैं, तो हमको अपने ट्रुथ जो होंगे वो अलग अलग तरह से ढूंढने होंगे। एक पॉइंट और बोलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। जैसे योगा आपने सुना होगा, योगा के अंदर बहुत सारे योगा होता है, कर्म योग भी होता है, ठीक है, ज्ञान योग भी होता है, समझ में आ रहा है? और इस तरह से बहुत सारे योग होते हैं। तो कर्म योग का मतलब क्या है? जो कर्म, कर्म योगी कौन होता है? जो कि कर्म के रास्ते से, मतलब जो एक्शन बहुत ज्यादा कर रहा है, जो बहुत ज्यादा क्या है, लेबरस पर्सन है, उसके लिए योग का रास्ता है कर्म योग। ज्ञान योग जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है, ठीक है, उसके अंदर एक्शन टेंडेंसी नहीं है, बट उसके अंदर क्या है, ज्ञान की टेंडेंसी है, तो दैट इज नोन एज ज्ञान योग। समझ में आ रहा है? तो ज्ञान, जिसके अंदर ज्ञान की टेंडेंसी, उसको ज्ञान योग के थ्रू जाना होगा। जिसके अंदर कर्म की टेंडेंसी, हर पर्सन अलग अलग है, तो हर एक को अपना दीपक खुद बनना पड़ेगा। मतलब अगर तुमको मोक्ष प्राप्त करना है तो खुद अपने आप उसको प्राप्त करना होगा। किसी के कहने भर से आपको मोक्ष नहीं मिल जाएगा, और किसी को फॉलो करने से आपको मोक्ष नहीं मिल जाएगा, ऐसा इसके अंदर कह रहे हैं। इज दिस ओके विद एवरीवन? तो दैट इज व्हाट गांधी इज सेइंग, ठीक है? गांधी भी इसी तरह से कह रहे हैं कि भाई अपने दीपक खुद बनो, और ट्रुथ को रियलाइज करना ही तुम्हारा इस संसार के अंदर तुम्हारा काम है। तो गांधी समथिंग मोर, गांधी इज नॉट पॉलिटिकल, ठीक है? गांधी को समझने के लिए गांधी के अंदर बहुत सारी लेयर्स है। ऊपर से देखोगे तो तुम गांधी को क्रिटिसाइज कर सकते हो, अंदर डीप में घुसोगे तो गांधी को समझोगे। हमको हमको गांधी को समझना है, ठीक है? क्योंकि हमको गांधी को अच्छे से एग्जाम के अंदर प्रेजेंट करना है। हमें गांधी को दूसरे वे के अंदर नहीं करना है। आप हजार तरीके से गांधी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मैं भी आपके साथ मिलकर क्रिटिसाइज कर सकता हूं, पर गांधी को अगर डेप्थ में समझोगे तो गांधी इज समथिंग मोर दैट शुड बी अंडरस्टूड फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है? तो इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गांधी को। एथिक्स के पेपर के अंदर गांधी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। गांधी जी को बहुत याद करोगे तुम एथिक्स पेपर के अंदर, ठीक है? और उससे पहले जब प्रिपेयर कर रहे होंगे एथिक्स को, ठीक है? तो आज हम पूरा गांधी की जो भी फिलोसफी है, स्टार्ट से लेकर एंड तक, वेदर इट इज सोशियो इकोनॉमिक फिलोसफीज और whether it is political philosophies, all philosophy we will understand in 2 classes, right? Kajal, please ask the question. Kajal. सर ये जो ट्रूथ और गॉड वाला कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, ये वेदांत वाला कॉन्सेप्ट है ना सर? हाँ बोल सकते हैं, वेदांता बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि इसमें भी गांधी भी वही कहते हैं वेदांता के अंदर। काजल, ऑप्शनल कौन सा है आपका काजल? सर एंथ्रो। एंथ्रो, ओके। तो हम देखो वेदांता के अंदर भी ऐसे कहते हैं, रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है? इग्नोरेंस हटाएं तब जाकर आपको क्या मिलेगा? भ्रम मिलेगा, भ्रम सत्य हो जाएगा आपके लिए, ठीक है? तो ब्रह्म सत्य कब होगा? जब इग्नोरेंस को हटाएंगे। वही कॉन्सेप्ट इनका है। गांधी भी वेदांती ही थे एक तरह से, आप देखेंगे तो पर वो आपके काम के नहीं है, ये सब चीजें आपके काम की नहीं है, ठीक है? एथिक्स के पेपर के अंदर हाँ, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? चलिए तो अकॉर्डिंग टू गांधी, ट्रूथ इज व्हाट वी इनर रियलाइजेशन, वही सब चीजें। अब देखो सत्याग्रह मीन्स व्हाट? सत्याग्रह का मतलब आपने देखा होगा, गांधी जब अनशन करते थे तो उसको सत्याग्रह बोलते थे। नो, दिस इज समथिंग मोर, ठीक है? सत्याग्रह मीन्स अर्ज फॉर सत्य, सत्य के लिए आपकी एक इच्छा होना कि सत्य को जाने, ट्रुथ को जाने हम, दैट इज नोन एज सत्याग्रह, ठीक है? सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य को ग्रहण करना, ठीक है? ग्रहण करना का मतलब क्या है? कि
कि आप ट्रुथ को जाने, ठीक है। तो सत्याग्रह का मतलब क्या है, सत्य को आप ग्रहण कर रहे हैं, यू आर टेकिंग द ट्रुथ, ठीक है। सत्याग्रह इज नॉट मेयरली द इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, कि सिर्फ ट्रुथ के ऊपर इंसिस्टेंट या फिर इस तरह से नहीं है। सत्याग्रह इज अर्ज फॉर सत्य, कि सत्य के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, सत्य को जानने की अपनी कोशिश कर रहे हैं। तो गांधी का सत्याग्रह जो मूवमेंट था, ठीक है, वो ऐसा नहीं था कि भाई वो कहने के लिए, आम पब्लिक के लिए तो क्या था, आम पब्लिक के लिए ये था कि भाई आजादी के लिए कुछ वो चीज कर रहे हैं, ठीक है। बट इनका जो था, उनका ये था कि मीन्स अर्ज फॉर सत्य, एक सत्य के लिए अपनी अलग जगाना। जैसे एक टर्म होता है अलग जगाना, ठीक है। अलग जगाना का मतलब क्या है, कि अपने अंदर इतनी क्यूरियोसिटी क्रिएट करना कि हम सत्य को जाने, ठीक है। वो चीज जो है ना, दैट इज सत्याग्रह का मतलब, वो होता है, राइट। होल्डिंग ऑन टू द ट्रुथ थ्रू वेजेस विच आर मोरल एंड नॉन वायलेंट, ठीक है। ट्रुथ को होल्ड करके रखना। अब ट्रुथ को होल्ड करके रखना का मतलब क्या है, ट्रुथ का मतलब क्या है, कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो, उसको होल्ड करके रखना थ्रू द मोरल वेज का मतलब क्या है, ये अपन समझते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ट्रुथ जो है ना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, ठीक है। नॉन वायलेंस, अहिंसा, सत्य, जो अहिंसा है, और जो चीजें हैं, आपका ब्रह्मचर्य है, अपरिग्रह है, ये क्या है, ये इसकी सेकेंडरी चीजें हैं, ठीक है। ट्रुथ सबसे बड़ा है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी कहीं ना कहीं। एक बार आप सत्य को जान गए, सेल्फ रियलाइजेशन को जान गए, तो फिर क्या हो जाएगा, उसको आप आराम से इन सब चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो सत्य को जानने के बाद होल्डिंग ऑन टू ट्रुथ, ठीक है, कि सत्य पे खड़े रहें, ठीक है, खड़े रहें कि ये सत्य है, ये ट्रुथ है, और उस पे खड़े रहें थ्रू द वेज विच आर मोरल एंड नॉन वायलेंट। ऐसा नहीं कि वायलेंट वेज के थ्रू खड़े रहें। देखिए, जैसे गांधी जी ने एक सत्य जाना, पॉलिटिकल सत्य की अगर हम बात करें, ठीक है, गांधी जी ने एक सत्य जाना कि अंग्रेजों का शासन जो है, दैट इज व्हाट, अंग्रेजों का शासन जो है और अंग्रेजों के कानून जो है, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्सप्लॉयटेशन, ये जाना। अब एक्सप्लॉयटेशन जान गए, गांधी को ट्रुथ समझ में आ गया, भाई हाँ ये ट्रुथ है कि अंग्रेज जो है एक्सप्लॉयटेटिव है, अंग्रेज जो है डिक्टेटरशिप कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और अंग्रेज जो है इंडियंस के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। ये गांधी को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। समझ में आने का मतलब क्या है, अब समझ में आने भर से ऐसा नहीं कि हाँ बस समझ में आ गया, आप बैठ गए कि हाँ भाई बहुत खराब है और सबको बात नहीं, उसके ऊपर अब टिके रहो। मतलब उसको फिर अब आप क्या करोगे, उसके पीछे आप पढ़ोगे, सत्य के पीछे पढ़ोगे, अड़ जाना चाहिए आपके अंदर सत्य के अंदर, ठीक है। इस सत्याग्रह का मतलब क्या है, कि मुझे पता चल गया, सत्याग्रह का मतलब ये है गांधी जी का, मुझे ये पता चल गया कि अंग्रेज जो है एक्सप्लॉयटेटिव है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं उस सत्य की तरफ जा रहा हूँ कि अंग्रेज एक्सप्लॉयटेटिव है, तो इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकना ही मेरे लिए एक तरह से क्या हो गया, मेरे तरह ये एक तरह से सत्य बन गया है, ठीक है। कि एक्सप्लॉयटेशन को रोकना मेरे लिए सत्य बन गया है, और ये जो रोकूंगा मैं एक्सप्लॉयटेशन को, इस सत्य को जो मैं अपहोल्ड करूंगा, दैट शुड बी नॉन वायलेंट, टू द नॉन वायलेंट मीन्स एंड मोरल मीन्स। तो ट्रुथ को पता करो कि सत्य क्या है, और उस सत्य को अपहोल्ड करो। अब देखो, ट्रुथ इज ग्रेटर देन गॉड, ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कि ट्रुथ इनका देखो, ये एक ट्रुथ ये समझ गया कि अंग्रेज जो है वो अत्याचारी, ये भी एक ट्रुथ है, आपकी कॉन्शियस से निकल के आया, अपनी सेल्फ रियलाइजेशन करा है इसका, और ये समझ में आ गया कि अंग्रेज अत्याचारी हैं, ये समझ में आ गया। तो अब उस ट्रुथ को होल्ड करना है अपन को। होल्ड कैसे करेंगे बच्चों हम ट्रुथ को, उस ट्रुथ को होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास मोरल वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। बिना इमोरल तरीके से अगर उसको अपहोल्ड करेंगे तो वो ट्रुथ आपका गलत है, मतलब वो ट्रुथ जो है आपका क्या हो जाएगा, गलत है, उस ट्रुथ तक आप पहुंच नहीं पाएंगे। मोरल मीन्स से, नॉन वायलेंट मीन्स से आपको उसको अपहोल्ड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये गांधी जी ऐसे बोलते थे कि जहां पे भी वायलेंस होगा मैं उसका साथ नहीं दूंगा, वेदर इट इज भगत सिंह, वेदर इट सुभाष चंद्र बोस, और वेदर इट इज चौरी चौरा हत्याकांड, कुछ भी हो वायलेंस होगा मैं उसको साथ नहीं दूंगा। बिकॉज ट्रुथ को, गांधी को ये पता था, ये भी गांधी का एक सत्य था, कि ट्रुथ को जो अपहोल्ड किया जाता है वो नॉन वायलेंस मीन से और मोरल मीन से अपहोल्ड किया जाता है। ट्रुथ एक पायस चीज है, ठीक है, जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन से आया है। मुझे ये ट्रुथ आया है कि भाई जो अंग्रेज जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ हमको खड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये मेरा एक सत्य है। अब इस सत्य के लिए मैं खुद अंग्रेजों की तरह हो जाऊं, तो ये गांधी जी को गवारा नहीं है। गांधी जी कहेंगे कि ट्रुथ को अपहोल्ड करने के लिए आपको मोरल और नॉन वायलेंट मीन्स की तरह यूज करना होगा, ठीक है। और दिस इज नोन एज सत्याग्रह, दिस इज नोन एज सत्याग्रह। और अंग्रेजों से लड़ना एक तरह का सत्याग्रह है, पर सत्याग्रह इतना छोटी चीज नहीं है। भगवान को प्राप्त करना भी सत्याग्रह है। भगवान की खोज के अंदर आप जब अपहोल्ड करेंगे, आपको पता चल गया कि ट्रुथ क्या है, उसकी तरफ आप जा रहे हैं, उस रास्ते पे आप जा रहे हैं, वो भी सत्याग्रह है। सत्य को ग्रहण करना, सत्य को ग्रहण करोगे, अपहोल्ड करोगे, कैसे करोगे, बाय द मोरल एंड द नॉन वायलेंट मीन्स।
इज दिस ओके विद एवरीवन? है ना? अब क्या होगा, जैसे कि देखिए, होल्डिंग ऑन ट्रूथ थ्रू द वेज विच आर मोरल एंड नॉन वायलेंट, इट इज नॉट इम्पोजिशन ऑफ वंस विल ओवर द अनदर। ठीक है, देखो सत्य को एक है, अब सत्याग्रह का देखो दो तीन मीनिंग है इसके, ये समझो। एक है सत्य का आग्रह करना, कि मुझे सत्य पता चल गया है, ठीक है, सत्य मुझे पता लग गया है, मुझे पता है कि व्हाट इज ट्रूथ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, जैसे उसको प्राप्त करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ। ऐसे जैसे अंग्रेजों से सत्य प्राप्त करने के लिए, मतलब फ्रीडम प्राप्त करने के लिए मेरे को आग्रह करना पड़ेगा। और एक मेरे को भी पता चल गया कि देखो सत्य तो उनको भी पता था, सुभाष चंद्र बोस को भी पता था सत्य, ठीक है। बट यहाँ पर जब सत्य पता चला मुझे, तो मैं इससे आग्रह करके इस सत्य को लूंगा। अब अंग्रेजों से मैं कहूंगा, देखो अंग्रेजों, सत्य ये है कि तुम एक्सप्लॉइटेटिव हो, तो प्लीज भारत छोड़ो। आई विल से लाइक दैट, ठीक है, कि सत्य को आग्रह करके मेरे को लेना है। आग्रह करने का मतलब क्या है कि एक तरह से परसुएंस, ठीक है, परसुएशन, ठीक है, हम परसुएशन करेंगे यहाँ पे वायलेंस, या फिर हम नॉन वायलेंस, या फिर हम इसको मोरल वैल्यू, इमोरल वैल्यूज को हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम उनसे क्या करेंगे, हम आग्रह करेंगे। यहां से सत्य का आग्रह करना और सत्य को ग्रहण करना, ये सब समझ में आ रहा है आपको? इन सब चीजों पे गांधी का बहुत ज्यादा फोकस था, और दिस इज द डियोंटोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ गांधी। सत्याग्रह इज द डियोंटोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द गांधी। इस सत्य के लिए आप उससे आग्रह कर रहे हैं, आप उसके ऊपर कुछ इंपोज नहीं कर रहे कि अंग्रेजों से बोल रहे हैं कि यार तुम तो बहुत ही ज्यादा करप्ट हो, अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा, नहीं जाओगे तो तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे, हम सब मिलके, सारे इंडियंस मिलके तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आग्रह कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। दे आर जस्ट रिक्वेस्टिंग देम, ठीक है, कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम वायलेंट नहीं कर रहे हैं, हम इमोरल मीन्स यूज नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इट इज नॉट इम्पोजिशन ऑफ वंस विल ओवर द अदर, ठीक है, इम्पोजिशन नहीं है, बट इट इज अपीलिंग टू द रीजनिंग ऑफ द अपोनेंट, ठीक है। इट इज नॉट कोर्जन, बट इट इज अ परसुएशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सत्याग्रह के अंदर जब हम सत्य का आग्रह कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाले से, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक उसकी रीजनिंग को अटैक कर रहे हैं, ठीक है, उसकी रीजनिंग से, हम लॉजिक से उसको काटना चाह रहे हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर उसको परसुएशन कर रहे हैं, किसी तरह से वो समझ जाए कि हाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गलत काम कर रहे हैं, इस तरह से वो। अब ऐसे कैसे समझेंगे, ऐसे कैसे समझेंगे, अब इसमें गहराई है, ठीक है, गहराई के अंदर चले हम, तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि महात्मा गांधी ऐसे सोचते थे कि मैन बाय इट्स वेरी नेचर, वेदर इट इज ब्रिटिशर्स और वेदर इट इज एनीवन, इज बेनिवोलेंट, इट्स मोरल, इज पीस लविंग, इट्स काइंड, ठीक है, इस तरह का आदमी है। मैन बाय इट्स वेरी नेचर इज बेनिवोलेंट, मोरल, पीस लविंग, काइंड, इस तरह का है। वेदर इट इज ब्रिटिशर्स or whether it is Indians or whether it is Americans, anybody is this having this tendency, ठीक है। मैन बाय इट्स वेरी नेचर, मैन का नेचर है, ये बदल ही नहीं सकता, वो उसका नेचर है, बेसिक नेचर जो होता है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो मैन की ये है कि मैन का मोरल, पीसफुलनेस, काइंडनेस, ठीक है, ये सब चीजें इसका बेसिक नेचर है। यहाँ तक क्लियर है? अब बेसिक नेचर ये है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आग्रह के थ्रू, अगर ये मान लो इस बेसिक नेचर से डेविएट हो रहा है, जैसे अंग्रेज लोग हो रहे हैं डेविएट, तो हम उनको आग्रह करेंगे और वो वापस इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये उनका बेसिक नेचर है, ये लौट कर इधर आ जाएंगे। अब इसके लिए गांधी के पास तरीके थे, समझ रहे ना, दिस इज बिग कॉन्सेप्ट। इसके लिए गांधी के पास तरीके थे। इसके लिए गांधी कहेंगे कि सामने वाला तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, अत्याचार मत करो। तब तुम जब दूसरा गाल आगे करोगे ना, तो उसके अंदर ये जगेगा, बेनिवोलेंस, मोरल, पीसफुलनेस, काइंड। समझ में आ रहा है? तो जब दूसरा गाल आगे करोगे तो उसके अंदर ये यार ये कितना अच्छा आदमी, और मैं कैसा हूं। अब जब वो सोचेगा ना मैं कैसा हूं, तब उसके अंदर अच्छा ही जगेगी, क्योंकि वो अच्छा है, वो सोच पा रहा है ऐसा, तो उसका मतलब ये अच्छा है। तो जब आपके एक गाल पे थप्पड़ मारा है, तो दूसरा गाल आगे करने का यही मतलब है। ऐसा नहीं है कि मार खा रहे हैं आप उससे, आप कमजोर है, मार खा रहे हैं, ये नहीं है। आप उसको रियलाइज करवाना चाहते हैं कि दूसरा गाल आगे करा, उसने थप्पड़ मारा, फिर तीसरा गाल आगे कर दिया, फिर थप्पड़ मारा, तो अब कितना थप्पड़ मारेगा वो, एक बार उसको रियलाइज हो जाएगा, एक पॉइंट पे उसको रियलाइज हो जाएगा कि नो आई एम बैड, वायलेंस मेरा नेचर ही नहीं है, कितना वायलेंट हो यार ये और ये आदमी सामने वाला कितना सही है, ये रियलाइज करवाना। इसके लिए वो क्या करेंगे, इसके लिए वो हंगर स्ट्राइक कर देंगे। हंगर स्ट्राइक का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट हंगर स्ट्राइक? हंगर स्ट्राइक का मतलब ये है
कि वो क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि देखो भाई तुम मत करो, मैं अपने आप को पीड़ा दे रहा हूँ। अपने आप को पीड़ा देने का मतलब क्या है, मैं हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल कर रहा हूँ। अब एक दिन उनका क्या होगा, उनका हृदय परिवर्तन होगा सामने वालों का। कैसे हृदय परिवर्तन होगा कि यार ये आदमी भूख हड़ताल पे बैठा है और मैं कितना बेकार आदमी हूँ कि मैं इसके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन करे जा रहा हूँ। और ये कर किस लिए रहा है, ये इसका एक ये है कि अंग्रेज एक्सप्लॉयटेटिव है, तो हाँ हम एक्सप्लॉयटेटिव तो है ही। उनको ये रियलाइज करा दे, उनको जो ट्रुथ है उसको अपहोल्ड करवा दे बाय द मोरल मीन्स दैट इज हंगर स्ट्राइक। दैट इज वो वाला कॉन्सेप्ट, एक गाल से दूसरे गाल एंड आउट। दैट इज हाउ द सत्याग्रह इज। सत्य के प्रति आग्रह करना, सत्य को ग्रहण करना, दैट इज सत्याग्रह। एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज लेट मी नो। तो गांधी बोलेंगे कि नथिंग इज फोर्सफुल इन दिस वर्ल्ड। फोर्सफुल नहीं करेंगे। गांधी का हर जो एटीट्यूड होगा गांधी का, गांधी कुछ भी करेंगे, कोई भी सोशल रिफॉर्म भी करेंगे ना बच्चों, तो उसके अंदर सोशल रिफॉर्म के अंदर भी गांधी ये कहेंगे कि आपको क्या करना है, आपको फोर्सफुल तो कुछ ही नहीं करना है। अच्छा, जैसे मेरे को ये बताओ, अंबेडकर के मीन्स क्या थे टू अबॉलिश कास्टिज्म? अबॉलिश कास्टिज्म, एनीबॉडी इन द क्लास? क्या क्या तरीके थे अंग्रेज अंबेडकर के, डॉक्टर अंबेडकर के क्या क्या वेज थे जिसके अंदर, जिसके थ्रू वो क्या थे, कास्टिज्म को हटा रहे थे? हिमांशु बताएं। हिमांशु। वर्ना सिस्टम को सर अबॉलिश करके हम उसको कर सकते हैं, ठीक है, और मतलब कास्ट सिस्टम। हम्म, और उसमें था कि सर क्या? मतलब उसमें सर बोला था कि जो भी स्क्रिप्चर्स जो मतलब अगर कास्टिज्म को प्रीच करता है तो उसको रिजेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और स्क्रिप्चर, और ही फोकस्ड ऑन ही फेवर्ड द इंटरकास्ट मैरिजेस। वेरी गुड, इंटरकास्ट मैरिजेस, वेरी गुड। एंड इंटरडाइन, वन मोर था सर, इंटरडाइनिंग का था, और एक इसका दलित्स को उन्होंने ज्यादा मतलब फेवर किया था, उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब देखो, रिजर्वेशन बोल सकते हैं अपन, हिमांशु, है ना? यस सर। रिजर्व, अब देखो, ये सभी तरीके है ना फोर्सफुल है। गांधी से बोलेंगे इंटरकास्ट मैरिज मतलब कि आप किसी के ऊपर फोर्स करके, गवर्नमेंट इंटरकास्ट मैरिज का मतलब क्या है, गवर्नमेंट विल गिव द इंसेंटिव देगी गवर्नमेंट कि भाई अगर तुम इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो तुम्हें 5 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ मनी देती है गवर्नमेंट, ठीक है? तो ये क्या है, एक तरह से फोर्सफुल है। गांधी बोलेंगे ऐसा मत करो। गांधी बोलो कि अपर कास्ट वालों को रियलाइज करवा दो ना यार कि तुमने इन दलितों के साथ बहुत बुरा करा है। और जब वो रियलाइज होगा ना, वो फोर्सफुल नहीं होगा। और जब उनको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, जब उनको अपने ट्रुथ के बारे में पता चलेगा, अब देखो यहाँ पे ट्रुथ वर्ड यूज कर रहे हैं हम, उनको अपने ट्रुथ के बारे में पता चलेगा कि यार हम कितने गलत थे, हमने इनके ऊपर कितना अत्याचार, अनटचेबिलिटी, अरे बाप रे हमने क्या कर दिया। जब उनको ये रियलाइज होगा तो फिर अब उनके अंदर से आएगा कि यार इनको कुछ बेनिफिट्स दो, इनको थोड़ा रिजर्वेशन दे दो यार, जिससे हमारे साथ आ जाए। ये रियलाइज करवाना गांधी का काम था, गांधी चाहते थे ये रियलाइज करवाना। यही अंबेडकर और गांधी में फर्क था। अंबेडकर ऐसे बोलते थे, अंबेडकर वॉज टू प्रैक्टिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल थे और बहुत ही डेडिकेटेड थे। अंबेडकर ने बोला सर ये गांधी जी, ये आइडियलिज्म हमारे सामने नहीं चलेगा। इन लोगों के पास आ गई सत्ता, पावर, कास्ट के पास, अपर कास्ट के पास, और इनसे सत्ता छीनना इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं कि ये रियलाइज कर ही नहीं सकते कभी। कौन अपनी पावर छोड़ेगा? तो अंबेडकर गांधी को समझ नहीं पाए, ऐसा अपन कह सकते हैं कि गांधी का जो विचार था वो बड़ा विचार था, ऐसा हम बोल सकते हैं। गांधी ऐसे चाहते थे यार इसको जड़ से खत्म करो ना, रिजर्वेशन दे देंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा और खाई ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। इनको किसी तरह से रियलाइज करवा दो। अब देखो ना, आपका कोई फ्रेंड होगा जो कि रिजर्व कैटेगरी का है, तो आप में अच्छी दोस्ती हो रही है, रिजल्ट वाले दिन आप दोनों के बीच में क्या होता है, खटास आ जाती है। कम नंबर आया उसके मेरे से, हम दोनों साथ पढ़े थे, दोनों ने मेहनत पूरी करी थी, हम लोग साथ पढ़े थे, पर मेरे नंबर ज्यादा आ रहे हैं, उसके कम आ रहे हैं, वो पास हो गया, थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट हो गया। तो गांधी बोलेंगे इससे डिफरेंस बढ़ेंगे भाई, अगर तुम जबरदस्ती कराओगे, उनको रियलाइज करा के कराओगे, रियलाइज करा दोगे तो वो अपने आप कर लेंगे।
वो सोचेंगे यार हम कितने गलत हैं। तो वो रियलाइज करवाना, वो ट्रुथ को रियलाइज करवाना सामने वाले को, पर ऐसा नहीं कि मारपीट के रियलाइज करवा रहा हूं। दैट इज उसके तरीके हैं, उसका तरीका है अहिंसा, नॉन वायलेंस। समझ में आ रहा है? उसका तरीका है कि जैसे आप हंगर स्ट्राइक करते हैं, दैट इज द वे। तो हम कह सकते हैं कि गांधी के विचार को, क्योंकि अब देखो अंबेडकर का प्रॉब्लम क्या था, अंबेडकर ने उनको उसको भोगा है। जो चीज अंबेडकर के साथ हुई है गांधी के साथ नहीं हुई। अंबेडकर वाज फ्रॉम द लोअर कास्ट, और उन्होंने उसको हर पल उसको क्या करा है, भोगा है उस चीज को। जो कास्टिज्म था उसको हर पल भोगा है। गांधी जी कुछ और थे, गांधी जी एक जो थे वो अपर कास्ट के थे, गांधी ने उसको भोगा नहीं है। तो अंबेडकर ने बोला कि भाई मैंने रियलाइज करा है, मेरे से अच्छा कोई नहीं जान सकता, ठीक है, और मुझे पता है कि ये लोग अपनी सत्ता नहीं छोड़ेंगे। और प्रैक्टिकली सोचे अंबेडकर इज राइट, पर अगर थॉटफुली सोचे तो गांधी इज राइट। समझ रहे? तो दोनों अपनी जगह सही है बच्चों, कभी भी दोनों में से किसी को क्रिटिसाइज मत कर देना। एक क्वेश्चन आ चुका है सुभाष चंद्र बोस पे और गांधी पे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस पे गांधी पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, उसके अंदर आप गांधी के मीन्स को कर सकते हैं, पर अंबेडकर और गांधी पे क्वेश्चन आ जाएगा ना, तो यू डू नॉट हैव टू सपोर्ट द गांधी, neither you have to support the Ambedkar. You have to write in this manner कि both ways are required to solve the problem of casteism. समझ में आ रहा है? दोनों अपनी जगह एक एक थॉट पे उनका। आपको ये बताना है कि अंबेडकर के जो थॉट थे वो प्रैक्टिकल थे। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, नहीं, फंसना ही नहीं है इसके अंदर, कि इसका प्रैक्टिकल है, इसका आइडियलिस्टिक थॉट है, अगर हम दोनों को मिलाकर कुछ सोचें तो एक अच्छा सा हमारा एक सॉल्यूशन निकल सकता है। ऐसे आपको एंड करना होता है। एक को काट दोगे दूसरे के ऊपर, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है। वो थॉट प्रोसेस पे जा रहे हैं, गांधी इज ऑन द थॉट प्रोसेस, ठीक है, गांधी का जो चीज है वो वाइडर है, अंबेडकर इज ऑन द प्रैक्टिकलिटी। ऐसा नहीं है कि अंबेडकर उस थॉट नहीं था, पर वो प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहे हैं, ये नहीं हो पाएगा गांधी। आई होप दिस इज क्लियर। और हो सकता था अंबेडकर को भी लगता हो कि गांधी जी इज राइट, ठीक है, पर अंबेडकर को लगता होगा कि बट एक रेडिकल चेंज चाहिए, बिना रेडिकल चेंज के नहीं होगा। तो अंबेडकर इज नॉट सपोर्टिंग द वायलेंस, ठीक है, बट अंबेडकर इज इंक्लाइन टूवर्ड्स, ऐसा हम कह सकते हैं कि जैसे मार्क्स सोचता था ना, मार्क्स को सपोर्ट नहीं करते थे, अंबेडकर वाज वेरी मच अगेंस्ट द मार्क्स। मार्क्स का क्रिटिसिज्म कराया अंबेडकर ने, ठीक है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, मार्क्स का क्रिटिसिज्म कराया अंबेडकर ने, पर अंबेडकर ये सोचते थे कि रेडिकल चेंज इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म। ये आपको समझ में आना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों के बीच में, अंबेडकर वर्सेस गांधी। अंजुम, यस। सर जैसे अंबेडकर थे ना, वो वर्टिकली देख रहे थे कास्टिज्म को, लेकिन गांधी जी हॉरिजॉन्टली देख रहे थे। एक्सप्लेन ये भी सर जैसे अंबेडकर वांट्स टू एरेडिकेट द वर्ड कास्ट इन द डिक्शनरी, बट गांधी जी कह रहे थे कि ये वर्टिकली नहीं है, ये हॉरिजॉन्टली है। मतलब कास्टिज्म का होना भी जरूरी है हॉरिजॉन्टली। कास्टिज्म का नहीं होना जरूरी है, वर्ण सिस्टम का होना जरूरी है। वर्ण, यस सर। कास्टिज्म और वर्ण सिस्टम में अंतर समझो। कास्टिज्म होने का ऐसा लिख मत आना एग्जाम के अंदर प्लीज समझो, ठीक, कोई भी बच्चा कास्टिज्म को सपोर्ट करते थे गांधी, ऐसा नहीं लिख के आएंगे, गांधी वर्ण सिस्टम को सपोर्ट करते थे। गांधी जी देखो ऐसा सिस्टम जो आप हॉरिजेंटल और वर्टिकल बोल रहे हैं ना, जो वो इस तरह का है कि हॉरिजेंटल का मतलब क्या है कि सब ऐसे हैं, whether it is Brahmin, whether it is Kshatriya, whether it is your Vaishya or whether it is Shudra, सब एक लेवल है। वर्टिकल का मतलब क्या है, ब्राह्मण इज सुपीरियर देन दिस वन, सुपीरियरिटी इस तरह से होगा, ये हायरार्की है, ये वर्टिकल है, ठीक है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो गांधी ऐसे चाहते थे कि ये चीज तो ना हो सिस्टम के अंदर, ये चीज आ जाए। अंबेडकर कहते थे ये चीज और ये चीज दोनों ही नहीं होनी चाहिए। ये समझे अंजुम? यहाँ पे सबका लेवल सेम है, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का। ये है हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन, दिस इज वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन। जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन है दैट इज वर्ण सिस्टम, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन इज कास्टिज्म, जिसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अंजुम, दिस इज क्लियर? यस सर, यस सर। तो गांधी किसको सपोर्ट करेंगे जल्दी से बताओ, फर्स्ट वाले को कि सेकंड वाले को? फर्स्ट वाले को, हॉरिजॉन्टली। और अंबेडकर किसको सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट नहीं करेंगे वर्टिकली, किसी को नहीं करेंगे। यस सर, ये डिफरेंस है अंजुम।
है ना? Okay, sir. What is your option, Anju? Medical science. Okay. So this is we have to understand. इस concept को भी आपको समझना चाहिए. Vertical और horizontal क्या होता है? देखो horizontal में क्या, vertical के मतलब जैसे sun की, सूरज की किरण vertical आती है ऊपर से नीचे, तो उसके अंदर कुछ hierarchy है, ठीक है? ऊपर वाली जो रे होगी वो सबसे गर्म होगी और नीचे वाली रे होगी वो सबसे ठंडी होगी जो अर्थ पे लगेगी relatively, ठीक है? तो इसी तरह से ऊपर वाली सुपीरियर हो गई, नीचे वाली इंफीरियर हो गई. उसी तरह से वर्टिकल क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो ऊपर सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स और नीचे आते थे क्या हो रहा है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ठीक है? मतलब सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स कम होता जा रहा है, राइट? और ये मत समझो कि जैसे शूद्र हैं, ठीक है, ये दलित्स हैं, ठीक है, इनके अंदर इनके विद इन भी कैटेगरीज होती हैं. आपको पता है इनके विद इन भी कैटेगरीज होती है, सब कास्ट होती है. एक कास्ट दूसरी कास्ट में शादी नहीं करती. वैश्य के विद इन द कैटेगरीज होते हैं, ठीक है? और नहीं होते तो फिर देखो समाज जो है ना वो बटना जानता है सिर्फ, ठीक है? जैसे कि मान लो कि एक आपने सुना होगा यूपी वाले ब्राह्मण, ठीक है, ज्यादा सुपीरियर होते हैं, ठीक है? इलाहाबादी ब्राह्मण वो ज्यादा सुपीरियर होते हैं एज कम्पेयर टू अदर ब्राह्मण्स. राजस्थान के ब्राह्मण के कंपेयर में तो वो आपस में शादी भी नहीं करते, तो उनके अंदर भी है. इसी तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है शूद्रास के अंदर, ठीक है? तो वो क्या है कि रीजन के बेसिस पे हो जाएगा. अभी क्लासिफिकेशन करने के लिए बैठी है सोसाइटी, वो कैसे भी कर देगी. तुम अगर सबको इक्वल कर दोगे तो रीजन के बेसिस रीजनलिज्म आ जाएगा. विद इन द कास्ट देयर इज अ रीजनलिज्म, विद इन द कास्ट देयर इज अ कास्ट. समझ में आ रहा है? तो जो दलित्स बोलते हैं कि हमको हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो खुद भी अत्याचार कर रहे हैं अपने से नीचे वाले दलित्स पे. समझ रहे? उनके साथ वो मैरिजेस नहीं कर रहे. तो सोचो कि जब खुद ही गलत हो. दैट्स व्हाई गांधी जी सेइंग दिस वन, ठीक है? गांधी जी ये कहते हैं इसके अंदर, देखिए ये वाला, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड. अगर मान लीजिए, देखो ये बहुत ही आयरनी है हमारे समाज की और हमारे पूरे ह्यूमन नेचर की, कि आप कह रहे हैं कि भाई हम पे क्रिटिसिज्म हो रहा है बहुत ज्यादा, मतलब हमको क्या करा जा रहा है, बहुत ज्यादा दबाया जा रहा है, हम पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. और तुम क्या कर रहे हो? तुम अपने नीचे वाले को दबा रहे हो. तुम भी तो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, तुम अपने नीचे वाले को दबा रहे हो. This is what? This is the reality. That's why you must be the change you wish to see in the world. आपको चेंज होना चाहिए. आपको फिर क्रिटिसिज्म करने का कोई अधिकार नहीं है. आपके पास कोई मोरल ग्राउंड नहीं है ब्राह्मणिज्म को क्रिटिसाइज करने के लिए when you are doing the same thing. Yes, Tipu. Yes. सर वर्ना और कास्टिज्म में डिफरेंस क्या है? सर वर्ना और कास्टिज्म तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंटरी है. No. है ना सर? नहीं, इसको डिफरेंस समझते हैं. वर्ण और कास्टिज्म में क्या डिफरेंस है? वर्ण सिस्टम और कास्टिज्म, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस वन? ठीक है, वर्ण सिस्टम इज जस्ट द डिवीजन ऑफ लेबर. देयर इज नथिंग नोन एज सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर. जैसे हम करते हैं, हम हमारी इकोनॉमी है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग है ना, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर. उसी तरह से वो तो क्लास हो गया ना, 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं इकोनॉमी को. वैसे ही उस वक्त क्या करा था, उस वक्त भी 4 चीजों के अंदर डिवीजन किया गया था. वर्ण सिस्टम के अंदर भी 4 चीजों के अंदर डिवीजन है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. मतलब ये क्या है, ये ऐसे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर सर्विस क्लास के हैं. ठीक है, जो कि उस तरह के पर्टिकुलर काम करते हैं. जैसे फार्मर खेती करता है, वैसे ये लोग क्या करते हैं, इनका एक पर्टिकुलर जॉब है. दैट दे हैव टू, जो पीपल क्या कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जॉब को कर रहे हैं. डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब लेबर के हिसाब से डिवीजन कर रहा है, उस पर्टिकुलर जॉब को कर रहे हैं, उसको शूद्र बोला जा रहा है. ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर जॉब को, ट्रेडर वाली जॉब को कर रहे हैं, उसको वैश्य बोला जा रहा है. ठीक है, जो भी एक लड़ाई कर रहे हैं, फाइटर, सोल्जर्स जो भी होंगे, ठीक है, उन सबको क्षत्रिय बोला जा रहा है. और जो भी ज्ञान बांट रहे हैं, टीचर क्लास जो है, ठीक है, उनको ब्राह्मण बोला जा रहा है. अब इसमें ये नहीं था कि ब्राह्मण के कुल में पैदा होने वाला ही ब्राह्मण होगा, ये वर्ण सिस्टम में कहीं नहीं लिखा हुआ है. और ये पहले प्रैक्टिस भी नहीं होता था. अगर तुम लेटर वेदास के पहले वाले वैदिक काल के अंदर देखें तो ये प्रैक्टिस इस तरह से होता था कि जो भी, जैसे मान लीजिए इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इफ आई एम टीचिंग आई विल बी ब्राह्मण. इफ irrespective of caste, ठीक है, if I am trading, I am a good trader, my business is trading, then I will be known as what? I will be known as Vaishya. जैसे कोई भी फार्मर है, कोई भी फार्मर किसी भी कास्ट का, उसको फार्मर बोला जा रहा है ना, वैसे उस वक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय इस तरह का था. दिस इज नोन एज वर्ण सिस्टम. यहाँ बाय बर्थ वाला कंसेप्ट ही नहीं था. मोबिलिटी अलाउड थी, कोई भी ब्राह्मण जो है वो बन सकता था, क्या क्षत्रिय बन सकता था.
जब वो क्षत्रिय की तरह रोल फंक्शन करेगा देन ही इज नोन एज व्हाट, ही इज नोन एज क्षत्रिय। मतलब जब वो फाइट करेगा तो उसको क्षत्रिय बोल दिया जाएगा। मोबिलिटी का कंसेप्ट था, आपने देखा होगा आचार्य द्रोण वाज ए फाइटर इन द महाभारत। आचार्य द्रोण ने युद्ध लड़ा था, तो भाई आचार्य थे तो फिर युद्ध कैसे लड़ लिया, क्योंकि वहां पे मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। टीपू समझ में आ रहा है? यस सर। तो दिस इज द वर्ण सिस्टम। कृपाचार्य, कृपाचार्य कौन थे? आचार्य थे, ज्ञान बांटते थे, ब्राह्मण क्लास के थे, पर उन्होंने जब उनको लड़ना था तब उन्होंने लड़ा हस्तिनापुर के लिए, बिकॉज दे आर लॉयल टू अस हस्तिनापुर। तो वो क्या होंगे, वो क्षत्रिय होंगे, उस वक्त क्षत्रिय की तरह बिहेव कर रहे। तो मोबिलिटी वाज वेरी मच अलाउड एट दैट टाइम। समझ में आया? ओके तो सर, ओके। हम ये कह रहे हैं वर्ण सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी, वो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन। शूद्र की भी उतनी रेस्पेक्ट है जितनी रेस्पेक्ट ब्राह्मण की है, और शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। कोई झाड़ू लगा लिया तो इसका मतलब नहीं है कि वो जिंदगी भर झाड़ू ही लगाता रहेगा। पर कास्टिज्म में क्या है, शूद्र शूद्र का ही काम करेगा। यहाँ पे प्योरिटी और पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों, कि कुछ काम है जो कि प्योर काम है, जो कि ब्राह्मण करते हैं, और उसके अंदर अगर तुमने किसको टच कर लिया, शूद्र को टच कर लिया, तो उसकी प्योरिटी भंग हो जाएगी। ये समझते हैं प्योरिटी पॉल्यूशन का? जल्दी से बताएं, दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी। जल्दी से Yes, बताएं, sir. एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस वन? प्लीज लेट मी नो। टिप्पो समझ में आ रहा है? तो कास्टिज्म के अंदर उसको बाय बर्थ का एलिमेंट डाल दिया है, ठीक है। कास्टिज्म के अंदर काम डिवाइड कर दिया कि ये काम प्योर है और ये पॉल्यूटेड काम है, और पॉल्यूटेड वाला अगर प्योर वाले को टच कर देता है तो दैट विल लीड्स टुवर्ड्स व्हाट, दैट विल लूज हिज प्योरिटी। उसकी प्योरिटी का खत्म हो गई, उसकी ब्राह्मण की प्योरिटी खत्म हो गई अगर शूद्र ने उसको टच कर दिया तो। Okay sir, clear sir. And that leads towards what? That leads towards the untouchability. Yes, Priyanka Mishra, please. सर तो वर्ण सिस्टम से अचानक से कास्टिज्म का मतलब कैसे डेवलप हुआ? एक बार वापस तेज से बोले, थोड़ा माइक पास लेकर तेज से बोलिए प्लीज। सर बोल रहे हैं कि वर्ण सिस्टम से कास्टिज्म में चेंज कैसे हुआ? चेंज कैसे हुआ? देखो, ये इसके लिए आपको मार्क्स को समझना होगा। जब वैदिक काल है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो वैदिक सिस्टम के अंदर देयर वाज नो सिस्टम लाइक दैट कि बाय बर्थ इस तरह से होगा, ठीक है। ये लेटर वैदिक के कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे वैदिक टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट भी था बहुत ज्यादा, लेटर वैदिक में सब कुछ चेंज हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट लोग जो होंगे, ठीक है ना, वो लोग चाहेंगे कि हमारे जैसे लोग जो हैं, हमारी सोसाइटी के लोग जो ज्ञान बांटते हैं, जो ज्ञान देते हैं लोगों को, उनका ही भला हो और हमारे बच्चों का भला हो और आने वाली पीढ़ियों का भला हो। वो ऐसे सोचने लग जाएंगे। और क्योंकि वो क्या थे उस वक्त, उनको उन सब का को ज्ञान के बारे में पता था, और वो ही क्या करते थे, उनके ऊपर क्षत्रिय उनसे ही एडवाइस लेके काम करते थे। तो वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन निकल के आएंगे इस तरह से, वो उनको इस तरह से एडवाइस करेंगे कि भाई अब टाइम आ गया है कि सिस्टम को क्या करें, एक हायरार्की के फॉर्म के अंदर सिस्टम को करें, ठीक है। और सेल्फ वेस्टेड लोगों के कारण क्या हुआ, कुछ सेल्फ वेस्टेड लोगों के कारण, नॉट ऑल द ब्राह्मण क्लास, कि इस तरह का सिस्टम जनरेट होने लगा। और क्योंकि ज्ञान किसके अंदर से आ रहा था, उन्हीं लोगों की तरफ से आ रहा था, तो उन दलित्स ने भी उसको मान लिया है, ठीक है। अब इसके पीछे पूरी फिलॉसफी है, ठीक है, कि भाई 3 गुण होते हैं, त्रिगुणास का कंसेप्ट बताया उन्होंने, कि एक रजस होता है, एक सत्व होता है, एक तमस होता है, उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। इसके अंदर पुरुष शुक्ता हिम का काम आएगा, ठीक है। पुरुष शुक्ता 10th मंडला ऑफ ऋग्वेद का पुरुष शुक्ता हिम जो है, उसको बेस लेके उन्होंने इस तरह से बोला। और सोसाइटी के अंदर डिवीजन होता रहा। यहाँ पे आपको सर जो आपने वो 10th मंडला पुरुष वाला जो कंसेप्ट बताया था, तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये जो 4 ये है, तो वो उसी से आया था, तो डिवीजन तो तभी हो गया। तो फिर उसको उस समय वर्ण सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? उसको वर्ण सिस्टम इसलिए माना गया है क्योंकि उस वक्त क्या है, उस वक्त देखो, एक होता है कि जैसे आपने डिवाइड कर दिया, जैसे आपने 4 डिवीजन कर दिए, मतलब आपने जैसे बताया था ना कि जस्ट ट्राई टू लिसन, ठीक है। अब आपने डिवाइड कर दिया इसको, तो डिवाइड होते ही नहीं कि ये सुपीरियर बन जाएगा और ये इंफीरियर बन जाएगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आफ्टर दैट डिवीजन, वन क्लास ट्राई टू सुपर इम्पोज ऑन द अनदर क्लास। ऐसा नहीं जैसे डिवीजन करा आपने और डिवीजन करते ही एक क्लास दूसरी क्लास में सुपर इम्पोज, नहीं, डिवीजन करने के बाद वन क्लास ट्राई टू सुपर इम्पोज ऑन द अनदर क्लास। और ये सुपर इम्पोज करने के चक्कर के अंदर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ सिस्टम के अंदर चेंज करने की कोशिश की जाएगी, और इस सिस्टम को चेंज करेंगे तो देयर विल बी इनइक्वालिटी इन द सिस्टम, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर
के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करी यहाँ पर। और यहाँ पर ये क्लास क्यों इम्पोज करने की कोशिश करी है? बिकॉज दे वांट सुप्रीमेसी, नॉट फॉर देम बट फॉर देयर होल जनरेशन। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुप्रीमेसी इनको चाहिए। तो इस तरह से वैदिक से जब लेटर वैदिक, ऐसा नहीं कि एक दिन वैदिक था अगले दिन ही लेटर वैदिक हो गया, ऐसा नहीं हुआ। इट टेक्स टाइम और लॉट ऑफ टाइम। धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन सिस्टम के अंदर आते रहे, और रूल्स एंड रेगुलेशन माने जब लोगों ने, सब लोग मानने लगे उस रूल एंड रेगुलेशन, दैट विल बिकम द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी। वो एथिक्स बन जाएगा। एथिक्स बनने में ऐसा नहीं है कि एथिक्स बनने में अगले दिन ही एथिक्स बन जाते हैं सोसाइटी के, बहुत एक टाइम पीरियड के अंदर चेंज होता है। उस टाइम पीरियड के अंदर धीरे धीरे चेंज होता है, तो फिर इस सिस्टम के अंदर इस तरह से आता है प्रियंका, और उसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस काम करते हैं। ठीक है, पाल्डेन वांट टू से समथिंग? पाल्डेन सर सुनाई दे रहा है आपको? हाँ बिल्कुल सर। सर ये आपने ये डिवीजन ऑफ लेबर का जो कंसेप्ट दिया, ये लेटर वेद से बोला ना सर? लेटर वेद से पहले डिवीजन ऑफ लेबर था, फिर कास्टिज्म। आर्यन लेटर आर्यन के टाइम पे हुआ था। अब वो वाले कॉन्सेप्ट है ना, आर्यन थ्योरी जो है, द्रविडियन थ्योरी और आर्यन थ्योरी, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी उसको लाने लग जाएंगे तो अपना गांधी छूट जाएगा फिर उसके अंदर। ठीक है, हाँ पाल्डेन यू वांट टू से समथिंग? पाल्डेन सर वो फिर आपने डिवीजन ऑफ लेबर बोला ना सर, उसमें सर एक कहानी है ना कि सर एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो हेड जो ब्राह्मण बनता है, हाथ जो क्षत्रिय बनता है, और वो कौन सा कहानी, वो किसके साथ में लिंक है सर? फिर वो 10th मंडला ऑफ पुरुषोत्तम इन द ऋग्वेद, दैट इज नोन एज डिवाइन सर वो थ्योरी। यस पाल्डेन, वही डिवीजन ऑफ लेबर वही है क्या सर? हाँ बिल्कुल वही है, पर उसके अंदर क्या था, देखो उसके अंदर ये था कि एक जल्दी से स्टोरी बता देते, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा अपना गांधी छूट जाएगा। जल्दी से सुनना इसको पाल्डेन, कि एक ब्राह्मण नाम का एक आदमी है, ठीक है, ब्राह्मण और ब्रह्मा कुछ भी बोल सकते हो। उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना सेल्फ सेक्रीफाइस करा। सेल्फ सेक्रीफाइस कैसे करा? आग में अपनी बॉडी को जला दिया। अब आग में जला दिया बॉडी को, और सारे बॉडी के पार्ट्स जल गए, और उसके अंदर से फिर एक ब्राह्मण निकल कर आया। ऐसा पुरुषोत्तम हिंद के अंदर लिखा गया, एक ब्राह्मण क्लास निकल के आया, उसके हेड से वो ब्राह्मण बना, ठीक है, उसके लेग से बने शूद्रास, ठीक है, उसके स्टोमक से बने वैश्यास, ठीक है। इस तरह से एक कॉन्सेप्ट है। आर्म से बने उसके क्षत्रियास। ये क्लियर है पाल्डेन? जी जी सर। है ना, बच्चा नहीं था वो, ब्रह्मा था, एक देव था, उसके अंदर उसको जलाया उसने आग में, और उसको सेक्रीफाइस के कारण ये 4 वर्ण सिस्टम आया सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब देखो इसका कंसेप्ट ये था कि भाई आपने उसको आग में ही क्यों जलाया? वो कूद के क्यों नहीं मर गया? कूद के मर जाता फिर उसके अंदर से 4 चीजें निकल जाती है, ऐसा भी हो सकता था पाल्डेन। आग में जो भी चीज जलाओगे ना तो इक्वल हो जाएगा। अगर आप में आग में इस मार्कर को जलाओगे तो ये भी राख में कन्वर्ट हो जाएगा, इस माउस को जलाओगे तो ये भी राख में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अंदर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट छुपा था इस चीज के अंदर, कि जब आप आग में चीजों को जलाओगे तो उसके अंदर इक्वलिटी आ जाएगी सिस्टम में। तो आपने पूरे शरीर को डाला दिया तो मतलब वो इक्वल है। अब यहाँ पर इस तरह का वर्ण सिस्टम निकलकर इस तरह की चीजें, पर धीरे धीरे ये जब कास्ट, ये जो चीज है, दिस इज नोन एज वर्ण सिस्टम। अब पर धीरे धीरे ये इस तरह का हो जाएगा, ये समझे पाल्डेन? जी जी सर जी। और यहाँ पर इस तरह से कह दिया जाएगा कि जो हायरार्की है इसके अंदर क्या हो जाएगा कि बाय बर्थ इसको अटैच कर दिया जाएगा। तो इसका बेटा भी शूद्र ही बनेगा, इसका बेटा भी क्षत्रिय बनेगा, इसका बेटा भी वैश्य बनेगा, इसका बेटा भी ब्राह्मण बनेगा। ये पाल्डेन, ठीक है सर, थैंक यू। डिवाइन ओरिजिन थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक है। और अगर आपको इसको कास्टिज्म को पूरा समझना है ना, तो जस्ट आज टाइप कास्टिज्म इन इंडिया, आगे मेरा नाम लिखना यूट्यूब पे, अनअकैडमी का लेक्चर है, 2-3 लेक्चर है, उसको समझ लेना, बहुत अच्छे से उसमें समझाएगा, सारी थ्योरीज बताएगी, कर्मा थ्योरी, त्रिगुणास के बारे में सब कुछ उसके अंदर बताया गया है। तो यू शुड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। अभी हम यहाँ पर गांधी स्टार्ट करते हैं। एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज लेट मी नो। तो हम गांधी को ये समझ रहे थे, गांधी ने बोला था कि देखो कोर्जन नहीं होना चाहिए, ठीक है, परसुएशन होना चाहिए, ठीक है, सामने वाले को आप मनाओ, दैट्स व्हाट गांधी वाज सेइंग, राइट। तो अब एट्रीब्यूट्स ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह के क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? कभी आपसे पूछते हैं व्हाट डू मीन बाय गांधी सत्याग्रह, तो आपको लिखना आना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। इट इज अ मोरल वीपन, एक मोरल वीपन है, एंड डज नॉट एंटरटेन इल फीलिंग टुवर्ड्स द एडवर्सरी। सामने वाले के प्रति ऐसा नहीं कि तुम बुरा सोच रहे हो उसका, कि यार ये काश ये मर जाए, ऐसा नहीं सोच रहे हो आप ये सोच रहे हो कि ये भी अच्छा ही आदमी है यार, बाय नेचर इट इज वेरी गुड, बेनिवोलेंट, बट अभी इसको रियलाइज कराना है हमको। लेट्स डू द सत्याग्रह, डू सत्याग्रह। इट इज अ नॉन वायलेंट डिवाइस एंड कॉल्स अपॉन इट्स यूजर टू लव हिज एनिमी। उसके एनिमी को प्यार करो, उसके अंदर भगवान देखने लग जाओ आप, उसके अंदर ये देखो कि ये एक अच्छा आदमी है, बेनिवोलेंट है, मोरल है, काइंड है, पीसफुल है,
इस तरह से आप इसको देखो। इट डज नॉट वीकन द अपोनेंट बट स्ट्रेंथन हिम मोरली। इसको क्या करो, इसको आपको अपोनेंट को वीक नहीं बनाना है, इसको स्ट्रेंथन करना है मोरली। इसके अंदर मोरल वैल्यू सिस्टम डेवलप करना है, इसके अंदर इसको वही याद दिलाना है जो ये है, ये भूल चुका है, इसको याद दिलाना है वापस से ये क्या है, ये इसको याद दिलाना है, राइट। फिर इट इज ए वीपन ऑफ ब्रेव एंड इज कंस्ट्रक्टिव इन द अप्रोच। ब्रेव का वीपन है, ये ऐसा नहीं है कि भाई तुम कोई भी इसको यूज कर लेगा, नहीं, इसके लिए आदमी को बहुत ब्रेव होना चाहिए। भाई तुम सामने वालों को, सामने जो तुम्हारा दुश्मन है, देखो गांधी को समझो, सामने तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसको उसके अंदर क्या देख रहे हो, उसके अंदर अच्छा ही देख रहे हो। कमजोर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। इट शुड बी डन बाय द it will be done by the what, it must be done by the strong only. That's why गांधी बोल रहे फॉरगिव करना माफ करना ही है ना, कि उसने आपके थप्पड़ मारा और आप कह रहे हैं यार ये आदमी है ना, है तो बेनिवोलेंट, इसको याद दिलाना पड़ेगा। इतने में दूसरा थप्पड़ मार दिया आपके, इतनी देर में उसको लगा कि अरे नहीं इसने दूसरा थप्पड़ मारा है ना, वो भी अच्छा तो आदमी है, पर ये थप्पड़ मारा है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है। फिर मैं तीसरा थप्पड़ मार दिया, चौथा मार दिया, बोले कितना मारेगा देखते हैं एक बार। और आप उसको कह रहे हो कि कोई बात नहीं यार, तू मारता रहे, मेरे को पता है कि तू दिक्कत है तेरे अंदर, कोई दिक्कत नहीं, तू मार। उसने और मार दिया तो फिर उसको रियलाइज होने लग जाएगा यार, हाँ हो सकता है यार ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको अब रियलाइज होगा। ये गांधी की टेस्टेड वे है। तो गांधी कहेंगे चेंज ऑफ हार्ट, कि दिल के अंदर चेंज करो आप उसके सामने वाले को फोर्सफुली आपको चेंज नहीं करना है। चेंज बाय हार्ट इज द गांधीज कॉन्सेप्ट। इट इज अ वीपन ऑफ ब्रेव, ऐसे गांधी कहते हैं, एंड इज कंस्ट्रक्टिव इन द अप्रोच। ये कंस्ट्रक्ट, अब उसके अंदर चेंज हुआ है, ये कंस्ट्रक्टिव है। एक तो आप क्या कर सकते थे, उसको मारकर आप जीत सकते थे, एक आप उसको जीत कर जीते हैं, समझ रहे, दोनों में डिफरेंस समझ रहे। ये कंस्ट्रक्टिव है कि आपने उसको जीता है। कैसे जीता है, कि उसको खुद को रियलाइज करवा दिया आपने कि यार मैं अच्छा आदमी हूँ। तो इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। गांधी ऐसे बोल रहे हैं। गांधी बोलते फोर्सफुली तो कर ही लोगे तुमको रिसोर्सेज चाहिए, तुम सामने वाले को दिखाई दोगे, पर आपने दूसरे तरीके से दिखाया। और ये करना बड़े बड़ों की, जो ये करना कमजोरों की बात नहीं है, कमजोरों की बस का नहीं है ये सब करना। ये गांधी बोलते हैं, दिस इज द सत्याग्रह ऑफ गांधी, दिस इज द एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गांधी सत्याग्रह। ठीक है, तो ऐसे आपको गांधी को पढ़ना होगा। इतना गहराई में जब समझोगे तब एग्जाम में ढंग से लिख कर आओगे। आप लिखते तो हो गांधी को, आप कोट तो कर देते हो गांधी को और लिख भी दोगे अच्छी चीजें गांधी के बारे में, बट कहीं ना कहीं गलती कर ही जाओगे अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड। और गलती पकड़ी, गांधी को तुम गलत समझ लिया तो तुम कुछ नहीं समझे, फादर ऑफ नेशन को नहीं समझे तो फिर किसको समझोगे। तो इसलिए गांधी को इतना डिटेल, और यहाँ से इस वे के अंदर गांधी का हिस्टोरिकल एंगल आप जब समझोगे, गांधी जब नेशनल मूवमेंट करते हैं तो गांधी के उस नेशनल मूवमेंट को समझने के लिए भी ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। हमारा ये सबसे मतलब एजुकेशन सिस्टम का ये सबसे बड़ी वीकनेस है। हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हिस्ट्री की तरह पढ़ेंगे, पॉलिटी को पढ़ेंगे तो पॉलिटी की तरह पढ़ेंगे। अरे भाई पॉलिटी और हिस्ट्री लिंक्ड है। मैं जब पॉलिटी पढ़ाता हूँ तो पहले हिस्टोरिकल चीजें बतानी पड़ेगी। सीधे पहला चैप्टर लक्ष्मीकांत का उठा के रटने लग जाओगे तो कहाँ से याद होगा बताओ। पहले पूरा अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा आपको उस चीज का, कि क्या सिस्टम ब्रिटिशर्स चलाते थे वहां पर। पहले पूरा गांधी को समझना पड़ेगा, तभी तो हिस्ट्री समझ पाओगे गांधी की, कि गांधी जब मूवमेंट चला रहे हैं तो उसके पीछे गांधी की क्या सोच है। ये नहीं समझकर तुम सीधे सीधे क्या कर रहे हो, ये बोल रहे हो कि इसके कॉज क्या थे, इसके अंदर क्या हुआ, इसका ये क्वेश्चन ही नहीं आया। कहाँ क्वेश्चन आया, कब आया ये क्वेश्चन, ये बताओ। 5 साल से तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्वेश्चन तो ऐसे आ रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस, लिखो उसको। नेशनल स्ट्रगल याद कर लिया, सब कुछ याद कर लिया, क्वेश्चन कहीं और से आ गया। थॉट प्रोसेस को देख रहे हैं वो तुम्हारे, आपको पता है ये चीज। कोई भी कोट उठा के गांधी का लिख देंगे, अब गांधी का कोट लिख दोगे, ये सब नहीं लिखोगे क्या फिर। जब गांधी का एक कोट आया था, दिस कोट वाज देयर इन द एग्जामिनेशन, यू नो, कि एक बार ये ऐसे के अंदर आ गया था। अब इसके अंदर तुम ऐसे के अंदर क्या लिख पाओगे, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, दिस इज द ऐसे। ये ऐसे के अंदर ये चीज आ चुकी है आपका, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। और इसमें क्या लिखोगे, इसमें गांधी को लिखना है पूरा। ये जो आज का लेक्चर चल रहा है ना, वही लिखना था उसके अंदर, 125 मार्क्स का। इसलिए बोल रही है एथिक्स का पेपर, ये 30 to 35 क्लासेस होंगी, ये आपका पूरा पैटर्न बदल देगा पढ़ने का।
पूरे अपने आप की आपकी सोच बदल जाएगी इसके अंदर, और ये एग्जाम में इतना काम आएगा तुमको। अभी हम बताएंगे तुमको कैसे। अभी तो इसका क्या हुआ है, अपने प्रैक्टिकल पर्पस अपन ने करे ही नहीं है, अभी तो प्रैक्टिकलिटी पे आए नहीं है, अभी उतरे ही नहीं है उस चीज के, क्योंकि ये जब तक नहीं पढ़ाऊंगा मैं, जब तक तुम केस स्टडी को समझ ही नहीं पाओगे। और अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस कोर्स के अंदर, ये समझो। अभी तो चला ही है कोर्स, ऐसा समझो आप। मतलब क्लासेस ज्यादा बाकी नहीं है, बट जो नॉलेज मिलेगी अभी किस तरह से, आपको मैंने हथियार दे दिए। हथियार मैंने आपको पकड़ा दिए कि ये तुम्हारे पास ये बंदूकें हैं, ये रखो। अब उसको चलाना अभी तक नहीं सिखाया, कैसे चलाना है। मतलब तुम्हें बेसिक पूरा आ गया है, अब बेसिक को कैसे यूज करना है ये अभी तक नहीं सिखाया। ये सबसे बड़ी कला है एग्जामिनेशन के अंदर, हाउ टू यूज दिस नॉलेज। नॉलेज है तुम्हारे पास, हथियार है, बंदूक है तुम्हारे पास, चलाना सीखना है तुम्हें। ठीक है, अभी हम बंदूक बना रहे हैं, किस तरह से बंदूक है ये समझो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पढ़ते जाओगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो ये उन्होंने बोला दिस इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ सत्याग्रह। और तो सत्याग्रह ही कैसा होना चाहिए, ठीक है। हाँ हिमांशु वांट टू से समथिंग, यस हिमांशु। सर जो गांधी इरविन पैक्ट जो साइन हुआ था, उसमें जो भगत सिंह का जो ये फांसी था, तो उसमें गांधी जी ने मतलब वो कोशिश नहीं किया था मतलब उसको रोकने का, तो उसमें कौन सा मोरल हम बोल सकते हैं उसमें, अभी बताएगा, मतलब उसको गांधी जी। करेंगे अभी इसके अंदर, अब डिस्कस करते हैं। अभी ये डिस्कस कर, गांधी के पास ऑप्शन ही नहीं था। ये एक्चुअली क्या है, ये मिथ है, तो मिथ को ब्रेक करेंगे लास्ट की क्लास के अंदर। अभी नहीं तो ये छूट जाएगा अभी। ओके तो ओके सर, ये ना, ये मिथ है कि गांधी ने ट्राई नहीं करा था या फिर इस तरह से नहीं हुआ था, वो सब चीजें आपको अभी बताते हैं, राइट। ओके सर। तो ये सब है ना, डिबेट करने में बहुत अच्छा लगता है कि गांधी ऐसे थे, ये कर दिया गांधी ने। मैं भी करता था पहले, यही डिबेट मेरे भी रहते थे। मेरा आप देखेंगे तो कई किसी एक जमाने में मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी लिखा था, शायद होगा अभी भी। ठीक है, वो भी गांधी के क्रिटिसिज्म के ऊपर ही था। तो वो सब करने में मजा आता है, ठीक है। ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, पर उसको समझो तो सही उस गांधी को। ठीक है, चलो। फॉर गांधी जी ए सत्याग्रही इज ऑलवेज ट्रुथफुल, moral imbued, non-violent, a person without any malice, he is one who is devoted to the service of all। ठीक है, ऐसा होना चाहिए कौन, एक पर्सन, एक सत्याग्रही ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सत्याग्रही ऐसा होना चाहिए जो कि ट्रूथफुल हो, मोरल इम्ब्यूड हो, नॉन वायलेंट हो, पर्सन विदाउट एनी मलाइज, इज वन हु इज डिवोटेड टू द सर्विस फॉर ऑल, एंड दैट पर्सन इज नोन एज सत्याग्रही। अदरवाइज सत्याग्रही बनना बहुत मुश्किल है, ऐसे गांधी जी बोलते थे। ठीक है, तो गांधी जी साफ कह के आते थे कि भाई जिसके पास ये वाले कॉन्सेप्ट हो, ये वाले तरीके हो, ये वाली चीजें हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वही आओ, अदरवाइज सत्याग्रह मत करो। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट गांधी इज दिस वन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन क्या था गांधी का, ये हम समझते हैं। तो हम उसके मीन्स को समझे, उसके अंदर ट्रुथ को हमने अच्छे से समझ लिया। हम समझ गए कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। अगर कुछ आता है सत्याग्रह के ऊपर लिखना, या फिर ऐसे आता है रिलेटेड टू गांधी, तो ये सब चीजें आपको लिखनी होगी। ठीक है, अब जब हम इस गांधी को पूरा पढ़ लेंगे ना, तब आपको एक ऐसे लिखना पड़ेगा। अब देखो वो चीजें मैंडेटरी है, वो लिखना ही होगा आपको। ठीक है, दैट इज अ असाइनमेंट, 2-3 दिन में करो, पर उसको करना। ठीक है, उसको फिर अपन क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम पूरा ये गांधी का पढ़ लेंगे, तो गांधी के ऊपर आलमो कम से कम नहीं तो 4 या 5 ऐसे आ चुका है अभी तक यूपीएससी के अंदर। ठीक है, और उसके कोर्ट के ऊपर ही आता है। कोर्ट से फिर तुमको समझ में आता है यार इस पे क्या लिख देंगे, इतने 1200 वर्ड्स कहाँ से लिख देंगे इस पे, ऐसे समझने लग जाते हैं। पर यही चीज है, इनमें से ही कई सी चीजें आएंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन, रिलीजन के अंदर गांधी क्या बोलते हैं, देखो, आई बिलीव इन द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ ऑल द ग्रेट रिलीजन। जो भी ग्रेट रिलीजन है ना, उनके फंडामेंटल ट्रूथ को हम क्या करते हैं, हम मानते हैं। गांधी ऐसे बोलेंगे, दे वर एट बॉटम ऑल वन एंड वर ऑल हेल्पफुल टू वन अनदर। देखो गांधी ऐसे क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो क्रिश्चियनिटी है ना, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, हिंदुइज्म है, और इस्लाम है, इन सब के अंदर है ना कोई ना कोई तरीके बता रखे हैं। जैसे इसमें कोई तरीका बता रखा है किस चीज को, कॉमन ब्रदरहुड को पाने के लिए। इसके अंदर जो बुद्धिज्म के अंदर कुछ कॉमन ब्रदरहुड को पाने के लिए है। जैनिज्म के अंदर अनिकांतवाद का थ्योरी, शादवाद का थ्योरी है ना, ये सब नहीं पढ़ना है, बस आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन ब्रदरहुड के लिए। हिंदुइज्म के अंदर वासुदेव कुटुंबकम, कॉमन ब्रदरहुड। इस्लाम के अंदर भी क्या है, कॉमन ब्रदरहुड। सबके अंदर कॉमन ब्रदरहुड का अंडरलाइन। तो गांधी कहेंगे अगर हम देखेंगे तो सारे रिलीजन एक ही है बच्चों। अगर हम उसको अंदर से देखेंगे, प्रैक्टिसेस अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि मुस्लिम जो हो नमाज पढ़े, ठीक है, हिंदू जो है वो गीता पढ़े, हिंदू जो है वो मंदिर में जाए, मुस्लिम जो है वो मॉस्क के अंदर जाए, ऐसा हो सकता है, मस्जिद में जाए।
ऐसा हो सकता है, नो डाउट अबाउट दैट, बट द अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी रिलीजन इज सेम। सब कॉमन ब्रदरहुड की तरफ जा रहे हैं, सब ट्रुथ की तरफ जा रहे हैं, मतलब पीस की तरफ जा रहे हैं, सब हार्मनी की तरफ जा रहे हैं। तो गांधी बोलेंगे कि ये सब चीजें है ना सबके अंदर सेम रहती है। इसलिए गांधी बोलते हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। कोई भी हो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सद्बुद्धि दे रहा है, सबको सद्बुद्धि दे भगवान। ईश्वर हो चाहे अल्लाह हो, कुछ भी बोल लो उसको। ये चाहे तुम क्रिश्चियनिटी के थ्रू इधर तक जाओ, या फिर तुम बुद्धिज्म के थ्रू इधर तक जाओ, जैनिज्म के थ्रू, ये सब तो क्या है, एक तरह से मार्ग है। दिस आर डिफरेंट पाथ्स, डेस्टिनेशन सेम है। जैसे मान लो कि आपको यहाँ पर पहुंचना है, ठीक है, एक रास्ता ऐसे जा रहा है, एक रास्ता ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक रास्ता इस तरह से जा रहा है, एक रास्ता इस तरह से जा रहा है। ये हिंदुइज्म हो गया, मान लो ये बुद्धिज्म हो गया, ये जैनिज्म हो गया, ये इस्लाम हो गया। जाना तो आपने ही है, कोई भी रास्ता पकड़ लो, पहुंच ही जाओगे। समझ में आ रहा है? एक बुक लिखी थी हरिवंश राय बच्चन के अंदर, हरिवंश राय बच्चन ने, मधुशाला, ठीक है, सबने सुना होगा इसका, है ना। तो उनका जो मधुशाला का बुक है ना, ये मधुशाला मतलब क्या है, ये ट्रुथ है, ये वो नहीं है जो आप लोग समझते हैं, ठीक है, ये कोई बाढ़ नहीं है, ठीक है, एक ट्रुथ है। तो उसके अंदर एक ब्यूटीफुल लाइन है कि पथ पकड़कर एक चलाचल, ठीक है, कि जो है कि आदमी पूछता है कि यार भैया कहाँ पर है मधुशाला, कहाँ पर है। मधुशाला का मतलब क्या है कि जब भगवान को जान जाते हो ना तुम, तो ट्रुथ को जानना भी एक तरह से क्या है, नशा है, ठीक है, भगवान का भी एक तरह से क्या है, वो नशा है। जब ट्रुथ को जान जाओगे जो अल्टीमेट ब्लिस मिलेगी, ठीक है। कभी मधुशाला को ऐसे सोचकर फिर पढ़ना, तो उसमें यही है कि एक रास्ता पकड़ कर चला चल, कहीं ना कहीं तेरे को मधुशाला मिल ही जाएगी, मतलब तुमको अपना रास्ता मिल ही जाएगा। मतलब क्या है कि सबने रास्ते बता रखे हैं कि गॉड का रास्ता ये अलग अलग रास्ता है, ठीक है। इस रास्ते में किसी भी एक रास्ते को पकड़ के चल जाओ और तुम्हें गॉड मिल ही जाएंगे, अल्टीमेटली तुम वहीं पे पहुंचोगे। इसको बोलते हैं, इसको जो आपको एग्जाम में लिखना है ना, इन सब चीजों को एक वर्ड के अंदर, दैट इज मेटाफिजिकल मोनिज्म। मेटाफिजिकल मोनिज्म को प्रैक्टिस करते थे कौन? गांधी। गांधी वॉज इन फेवर ऑफ मेटाफिजिकल मोनिज्म, कि हर भगवान जो है ना वो एक ही है, ईश्वर अल्लाह दोनों एक ही है। ठीक बात है कि ईश्वर और अल्लाह दोनों एक ही हैं। एक रास्ता, बहुत सारे रास्ते हैं, दे आर मेनी पाथ्स ऑफ वन, ओनली वन रियलिटी, एक ही रियलिटी है। अब जब तुम उसको ईश्वर कर लो, अल्लाह कह लो, कुछ भी कह लो उसको, ठीक है। तो इसके अंदर देखो, आई बिलीव इन द फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ ऑल द ग्रेट रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दे वर एट बॉटम ऑल वन एंड वर ऑल हेल्पफुल टू वन अनदर, ठीक है। बिलीव इन मेटाफिजिकल मोनिज्म, मेटाफिजिकल मोनिज्म के अंदर बिलीव करते हैं कौन? गांधी। अकॉर्डिंग टू हिज दिस डॉक्ट्रिन, होल वर्ल्ड इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सेम रियलिटी। पूरा वर्ल्ड जो है ना सेम ही रियलिटी है, विच समटाइम्स कॉल्ड एज राम, खुदा, ईश्वर और क्राइस्ट। इसको हम कभी कभी राम बोल देते हैं, खुदा बोल देते हैं, ईश्वर बोल देते हैं, क्राइस्ट बोल देते हैं, सब एक ही चीज है। नो डिफरेंस इज देयर इन दिस वन। क्लियर हो रहा है कुछ? हिमांशु, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? यूनिवर्सल जो कॉमननेस है, यस सर। है ना। तुमने एक क्वेश्चन पूछा था शायद, तो वो बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस तरह से, राइट। तो देखो, रिलीजन क्या होता है, धर्म जो होता है, इनेबल अस टू परस्यू ट्रुथ, ट्रुथ को जानने के लिए हमारी मदद करता है। वो जो रास्ता है, वो जो एंड है ना जहां पर मिलेगा, उसको जानने के लिए कोशिश करता है, एंड राइटियसनेस। ही डिस्टिंग्विश रिलीजन इन जनरल एंड रिलीजन इन स्पेसिफिक सेंस। एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक के अंदर क्या होता है, जैसे कि ये चीज स्पेसिफिक हो गई कि आप किसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हो, ठीक है, आप मंदिर में भक्ति कर रहे हैं, स्पेसिफिक हो गया। आप क्या कर रहे हैं, आप चर्च जा रहे हैं, ये स्पेसिफिक हो गए, ये रास्ते हैं, ठीक है। आप कुछ और कर रहे हैं, ठीक है, ये अलग अलग तरीके के रास्ते अपन मान सकते हैं इसको, ठीक है, राइट। तो बट अब इन सबको क्या होगा, इन सबका एक ही डेस्टिनेशन है बच्चों, एक ही रास्ता है, एक ही जगह पहुंचना है यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप पहुंच जाओगे ना, तो ये क्या है, अलग अलग पाथ है। तो ये रिलीजन हो सकता है, हिंदुइज्म हो, ये दूसरा रिलीजन हो, ये दूसरा हो, ये दूसरा। तो ये पढ़ो, रिलीजन इनेबल अस टू परस्यू द ट्रूथ एंड राइटियसनेस। ही डिस्टिंग्विश रिलीजन इन जनरल एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, वो स्पेसिफिक। जनरल एक ही है,
जनरल मतलब क्या है, जो आपका लास्ट के अंदर कॉमन ब्रदरहुड है, पीस है, हार्मनी। कौन सा रिलीजन जो है वो ये बोलता है कि भाई अत्याचार करो दूसरे पे, इंसानों को मारो? कोई रिलीजन नहीं बोलता। आप पता है जिहाद का मतलब आप समझे, जिहाद जो होता है वो बहुत ही प्योर टर्म है। उसको मिस इंटरप्रेट करना अलग बात है। देखो, मिस इंटरप्रेट करके आप किसी को भड़का दो कि नहीं रिलीजन के नाम पे मुजाहिदीन बना दो, तो दैट इज नॉट राइट। दैट इज व्हाट, तुम रिलीजन को ही नहीं समझो तो इसमें रिलीजन का दोष नहीं है, तुम्हारा जो जिसने तुम्हारा माइंड वॉश करा है उसका दोष है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि भाई सारे जो टेररिस्ट होते हैं वो हम देखते हैं कि इस तरह से होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जिहाद का मतलब क्या होता है, अपने अंदर का जो अपने अंदर की चीजें हैं ना उसको मिटाओ, उसको खत्म करो। ठीक है, अंदर जो कुरीति है, जो आपके अगेंस्ट में जा रहा है, उसको हटाओ। और भी बहुत बड़ा मीनिंग है, बट दिस इज नॉट द टॉपिक। अभी हम एक्सप्लेन, इसके ऊपर मैं बोल सकता हूँ 30 से 40 मिनट तक मैं जिहाद के ऊपर बोल सकता हूँ। ठीक है, और उसको क्या बताया है उसके अंदर भी मैं बोल सकता हूँ। इसी तरह से हिंदुइज्म के अंदर इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हैं कि अगर हम उसको सही में पता चल जाए हमें ये कॉन्सेप्ट ये कह रहा है, तो उससे अच्छा कोई रिलीजन आपको लगेगा ही नहीं हिंदुइज्म से। Yes. Khalida want to say something, please. अंजू। सर मैं ये कहना चाहती थी कि रास्ते भी सर एक ही होने चाहिए ना, इन रास्ते अलग अलग होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर आदमी भी तो एक नहीं होता ना, आदमी भी तो अलग सर अलग है, स्पीशीज तो एक ही है ना सर। नहीं, देखिए आपके अंदर अलग जो, देखो ये जो रिलीजन बनते हैं ना ये स्पेस और टाइम के हिसाब से बनते हैं। एक स्पेस एंड टाइम में, मतलब कहीं अरब के अंदर रिलीजन आया होगा ये इस्लाम, ठीक है, तो अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, तो अरब के अंदर इस्लाम आया होगा, तो अरब के अंदर उस वक्त क्या कंडीशन चल रही थी उसके हिसाब से एथिक्स डाले सोसाइटी में रिलीजन के थ्रू। तो वहां का रिलीजन डालना तो वही था यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पर उसमें तरीके अलग अलग बता दिए, किस तरीके हैं। अब ये कहीं और बन रहा है, ऐसा तो नहीं है कि पूरी धरती पे एक ही जगह एक ही तरह का एटमॉस्फेयर है सब जगह। जैसे एटमॉस्फेयर अलग अलग है ना, वैसे कंडीशंस भी अलग अलग है। प्रिवेलिंग कंडीशंस आर आल्सो डिफरेंट। तो उन कंडीशन, उन स्पेस एंड टाइम के हिसाब से ये रिलीजन्स बने। पर वो क्या है कि उस सेट ऑफ पीपल को बता रहे थे कि भाई जाना तुमको कॉमन ब्रदरहुड पे ही है, पर तरीका अलग बताया उन्होंने, क्योंकि वहां के लोगों का सोच इसी तरह से था। हम इंडिया के अंदर ही देख लें, देयर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। एक तरह थोड़ी ना है, तो उनको समझाने के लिए, जैसे कुछ लोगों को, जैसे 10th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा आईएएस का, तो मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, तुमको पढ़ाऊंगा तो अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। इसी तरह से कि हर एक के अंदर अलग अलग कल्चर होते हैं, कल्चर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी अलग अलग होते हैं, तो उनके बेसिस पे उनको एथिकल सिस्टम डालना होता है। तो रिलीजन उनके बेसिस पे बनता है, उन लोगों के लिए बना है। पर उनका जो जनरल वैल्यू वो स्पेसिफिक रिलीजन है, स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्सन। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीजन लिख रखा है, उनको प्रैक्टिस बताई जाएगी कि ये प्रैक्टिस होगी, ये सब चीजें वो समझा जाएगा। कहाँ पर लेकर आना चाह रहे हैं, उनको लेकर जाना है कॉमन ब्रदरहुड पे, और वो चले जाएंगे कॉमन ब्रदरहुड पे। बट ऐसे ही दूसरे लोगों को कुछ और प्रैक्टिसेस बतानी पड़ेगी कॉमन ब्रदरहुड तक पहुंचने के लिए। तो इसमें अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे, सिर्फ प्रैक्टिस से अटैच रह जाओगे, तुमको पहुंचना था कॉमन ब्रदरहुड पे, वहां पर ना पहुंच के सिर्फ प्रैक्टिस पे अटैच रह गए, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। अंजू। ओके सर। ठीक है, तो जो हम समझते हैं ना कि ऐसा हो जाना चाहिए था, ठीक है, वो कैसे होगा आप ये समझ के देखो कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना उसको प्रैक्टिकली अगर आप समझोगे, तो सारे रिलीजन अच्छी बातें समझाते हैं। इट इज अस दैट मिस इंटरप्रेटेड दैट, और हम एक ही चीज पे पकड़ कर बैठ जाते हैं कि भाई इस्लाम ही सबसे अच्छा है, या फिर हिंदुइज्म ही सबसे अच्छा है, क्रिश्चियनिटी है कि जीसस क्राइस्ट ही लेकर जाएंगे तुम्हें। ऐसा नहीं। और यहाँ से डिफरेंसेस आते हैं और यहाँ से कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, और दिस विल कन्वर्ट इनटू द कम्युनल राइट्स। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में, कम से कम आप जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी अभी स्टूडेंट सुन रहे हैं, ठीक है, और जो भी वीडियो देखेंगे, कम से कम आप लोग बिलीव करने लग जाओ, वही बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। आप लोग रिलीजन के बेसिस पे मत लड़ो, आप लोग कास्टिज्म को मत मानो। इतनी एथिक्स की क्लासेस पढ़नी है, इतनी ये सब चीज सिस्टम समझ गए हैं सब। अगर आप लोगों को ही समझ में आ गया ना ये चीज, तो ही बहुत है। कई लोग होंगे यहाँ पर जो कि कास्टिज्म को मानते होंगे, 100% मैं बोल सकता हूँ, आई कैन नेम देम इवन। कोई लोग हैं जो रिलीजन से चिपके पड़े हैं भाई, उनको भी मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि तुम्हारी कॉपीज में भी दिख जाता है वो कहीं ना कहीं, समझ में आ रहा है। तो आप लोगों को उससे ऊपर उठकर सोचना है बच्चों। कम से कम ये मानकर चलो कि हम जो भी 30-40 बच्चों को जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कम से कम उनसे तो मैं इतना एक्सपेक्टेशन रखता हूँ
ये चीज आप कर लीजिए प्लीज। यही चेंज आपको लेकर आना है सिस्टम के। आप कहेंगे यार सिस्टम के अंदर कास्टिज्म बहुत है, और घर पे जाके खुद कास्टिज्म कर रहे हो, उससे काम नहीं चलता। बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। खुद नहीं बदलोगे और दूसरों को बदलने की सोचोगे, ये सही नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? तो ईगो डिफेंसिव होने की जगह क्या है, आप अपने आप को बदलो, ये इंपॉर्टेंट है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? सो देखिए, as one proceeds through the path suggested by it, one also outgrows its limitations and come to appreciate the common thread that binds all the religion and pursuer of the truth। ठीक है, एक कॉमन थ्रेड है सब रिलीजन के अंदर, जैसे कि ब्रदरहुडनेस, ठीक है, हार्मनी, पीस, ये कॉमन थ्रेड है जो सब रिलीजन को बांध रखता है। इस तरह से गांधी बोलते हैं, ये गांधी की कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखो ये पढ़ो सब, और इसको चिल्ला चिल्ला के अपने घर में पढ़ो कि रिलीजन आर डिफरेंट रोड्स कन्वर्जिंग टू द सेम पॉइंट्स। डिफरेंट रोड है, रास्ते हैं डिफरेंट, ये गांधी बोल रहे हैं। ठीक है, और एक इसको आपको लिखना है, कभी सेकुलरिज्म पे आ जाए कुछ भी टॉपिक तो आपको ये पॉइंट लिखना है। यही तो है सेकुलरिज्म कि रिलीजन आर डिफरेंट रोड्स कन्वर्जिंग टू द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं सब कुछ, अलग अलग रोड से। व्हाट डज इट मैटर्स दैट वी टेक डिफरेंट रोड्स। क्या इससे क्या मतलब है कि भाई हम डिफरेंट रोड ले रहे हैं तो इसको कोई कोई वो मैटर करता है क्या? नहीं। अगर आपको कहीं जाना है, मान लो आपको कहीं मार्केट में जाना है, आप दूसरे रास्ते से चले गए, so long as we reach the same goal, जब तक हम सेम गोल पे पहुंच रहे हैं तो इसके अंदर क्या होगा? तुम कभी अपना रास्ता बदल ले तो, और अपने घर जाने का कोई दूसरा रास्ता कर, ऐसा थोड़ा ना कि हाय राम क्या कर दिया ये, आज तो दूसरे रास्ते से चले गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इट इज जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है, ये गांधी जी बोलना चाह रहे थे, religion are different road converging to the same point। what does it matters that we take different roads। इसका क्या मतलब है कि हम डिफरेंट रोड लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सो लॉन्ग एज वी रीच द सेम गोल। ठीक है, जब तक कि हम सेम गोल पर नहीं पहुंचे तब तक हमको क्या फर्क पड़ रहा है, कि जब तक हम सेम गोल पे पहुंच रहे हैं तो हमें क्या फर्क पड़ रहा है कि कौन सा धर्म ले रहे हैं। तो इसलिए गांधी, तो गांधी ने भी तो देखो क्या करा है कि रिलीजन से अच्छी अच्छी चीजें ले ली, क्रिश्चियनिटी से उठा लिया कि hate the criminals not the crime, eye for an eye make the whole world blind। समझ रहे? क्रिश्चियनिटी से उठा लिया, हर चीज से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठा लिया है। क्रिश्चियनिटी का बहुत इन्फ्लुएंस था, बाइबल को और गीता को वो सेम मानते थे। तो ये समझो कि कॉमन चीजें हैं और सब रिलीजन में अच्छी चीजें हैं, किसी चीज में खराब नहीं। अब तुम मिस इंटरप्रेट कर जाओ तो उसको तो तुम्हारा अलग थे, दैट इज और मतलब तुम्हारा सोचने का तरीका है वो। चलिए, while diversity of the religion is admissible, he did not think that any religion can claim itself superior over the other। डाइवर्सिटी बोलते थे, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बोले कि नहीं भाई हम ही सही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस्लाम वाले बोले कि नहीं नहीं हम ही सही हैं, आपको फॉलो करना चाहिए हमें। हिंदुइज्म वाले बोले हम ही सही, नहीं, सबको दिखना चाहिए कि यार कॉमन ही तो है सब, सबके अंदर एक ही तो बात लिख रखी है। ठीक है, इनफैक्ट व्हेन ए रिलीजन क्लेम्स इटसेल्फ सुपीरियर टू अदर, इट्स क्रेडेंशियल आर सस्पेक्ट एंड इट बिकम्स अ हर्डल इन द पाथ ऑफ आवर सेल्फ रियलाइजेशन। जब रिलीजन क्या होता है, एक रिलीजन सुपीरियर बन जाएगा दूसरे से, तो हमारा पाथ जो है, जो ट्रुथ को हम जान रहे थे, ठीक है, इन सर्च ऑफ ट्रुथ, जो हमारा लाइफ का टेलियोस है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें आपको इसके अंदर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो, सो लॉन्ग एज देयर आर डिफरेंट रिलीजन, एवरी वन ऑफ देम मे नीड सम डिस्टिंक्टिव सिंबल। ठीक है, जब तक डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है तो सबका, जैसे हमारा ओम हो गया, ठीक है, क्रिश्चियनिटी का कोई सिंबल होता है, क्रिश्चियनिटी का क्रॉस हो गया, ठीक है। ऐसे इस्लाम में कुछ कलर, जिस कलर हो गया इस्लाम के अंदर, हरा कलर होता है वो इस्लाम का होता है शायद, ठीक है, हमारा सैफरन कलर हो गया। जब तक ये सिंबल है ना, जब तक, सो लॉन्ग एज डिफरेंट रिलीजन्स आर देयर, सिंबल्स को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दैट इज नथिंग, मतलब कुछ इसमें बुरा नहीं है। ठीक है, बट व्हेन द सिंबल इज मेड इनटू द फेटिश एंड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रूविंग द सुपीरियरिटी, कि नहीं हर जगह आपने दीवारों पे, मुस्लिम्स के घर पे जाके दीवारों पे ओम लिख कर आ गए, या फिर यहाँ पर हरा रंग का पेंट कर दिया, सैफरन रंग का पेंट कर दिया, ठीक है, क्रॉस लगा कर आ गए, इस तरह से जब तुम सुपीरियर करने की कोशिश करोगे अपना, तो प्रॉब्लम आएगी। देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन द सिस्टम, अब प्रॉब्लम आएगी सिस्टम में। तो हर रिलीजन है ना अच्छी ही बात बताता है, ठीक है, बट आप लोग उसको सुपीरियर और इनफर कि हमारा ही रिलीजन अच्छा है, ये जब कहने लग जाते हो ना, तब दिक्कत आ जाती है। देखो, वैसे तो जैन फिलॉसफी के ऊपर यही बातें करेंगे,
जैन फिलॉसफी के अंदर एसिमिलेशन ऑफ थॉट्स के बारे में बात करेंगे। ये देखो एक प्रिज्म है, ये समझो, यहाँ पर आपको स्टार दिख रहा है मान लो, चलो ये जैन फिलॉसफी के अंदर ही पढ़ा बता दें, ठीक है। और दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, ठीक है। ऐसे आपको इसको रिलीजन को समझना होगा, गांधी के रिलीजन को, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज लेट मी नो। आज का क्लास अपन को यहीं तक करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव क्लास, सेकंड क्लास है मेरे पास 9:30 पे। कल अपन 7 PM पर एग्जैक्ट 7 PM पे क्लास स्टार्ट करेंगे। 7 PM से अपन 9:15 तक कल अपन पढ़ेंगे और गांधी को खत्म करेंगे कल, मतलब गांधी के थॉट्स को, राइट। एनी डाउट्स? अभी तक कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। एनीवन हैज एनी डाउट्स? That's the end of the class, ठीक है। Thank you so much for listening and bye bye, take care. Sir,